एक और जनादेश, एक और दफा जन आकांक्षाओं की व्याख्या। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए नतीजे आ गए हैं। इन्हीं नतीजों के इंतजार में हमने आपके फेवरेट पॉलिटिकल शो नेता नगरी का जो रिलीज का वक्त है वो थोड़ा सा मुलतवी किया था। नतीजों के बाद, रुझानों के बाद साफ है कि कांग्रेस स्पष्ट और बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाने जा रही। कर्नाटका में बीजेपी बुरी तरह हारी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तमाम कोशिशों, चेहरों और वादों के बावजूद। वहीं जनता दल सेकुलर अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उनका जो सपना रहता है कि गणित कुछ ऐसा रहे कि वो किंग मेकर बने रहें, रेलेवेंट बने रहें, उस सपने पर दराती चल गई है। इन नतीजों के क्या मायने, इस पर विस्तार से बात करेंगे नेता नगरी के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे राजस्थान की पॉलिटिक्स से, क्योंकि कई वरिष्ठ पत्रकार आकर बताएंगे अंदर के कमरों में क्या बात होती है जब सचिन पायलट और गहलोत के खेमे की कयासबाजी चलती है, वसुंधरा राजे बनाम सतीश पुनिया बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत होता है, और बाहर क्या बयान दिए जाते हैं। तो फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नेता नगरी की पॉलिटिकल राइड शुरू होने वाली है। अगर आपको पता चले नेता नगरी के पहले हाफ में बात करेंगे कर्नाटका पर। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल रिपोर्टर नबीला और नागार्जुना। स्टूडियो में हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ मेहमान, वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे टीवी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और संदीप शास्त्री जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लोक नीति नेटवर्क के। राजदीप, पहला सवाल आप ही से है। जब मैं आखिरी दफा आपसे मिला था बेंगलुरु में, तब आप बहुत श्योर नहीं थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी या कांग्रेस इतने स्पष्ट बहुमत के साथ। आप जेडीएस को बहुत ज्यादा वजन दे रहे थे। क्या इसकी वजह यह थी कि आप ताजा ताजा एचडी कुमारस्वामी से मिलकर आए थे, या आपको लग रहा था कि पता नहीं कांग्रेस इस पूरे जगरनॉट में इतना बड़ा मैंडेट मेंटेन कर? क्या थी आपके शक शुबह कि व्हाई वर यू प्लेइंग सो सेफ? सौरभ जी, आप जाके फिर से वो रिकॉर्डिंग चलाइए जी। आप पहले नमस्कारा जैसे कर्नाटका में कहते हैं, दो चीजें आप वो रिकॉर्डिंग चलाइए। उसमें मैंने साफ कहा है, मुझे लगता है कांग्रेस इज इन द लीड, कांग्रेस आगे है, लेकिन हो सकता है क्योंकि कर्नाटक का इतिहास है, हंग असेंबली हो जाए। दैट वाज द सेकंड ऑप्शन। आप फिर से वो जाके सुनिए। मैंने साफ कहा था ये गैस सिलेंडर इलेक्शन है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था जो मैं आज लोगों के सामने दे रहा हूं। देखिए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि पत्रकार को चुनाव की हवा कैसे पता चलती है। हम गए थे गोकक में लिंगायत मठ के पास। अब उस लिंगायत मठ के बाहर एक महिला वहां सब्जी और फूल बेच रही थी। एक सब्जी बेच रही थी, दूसरी फूल बेच रही थी। जो महिला फूल बेच रही थी, हम उनके पास गए और कहा कि मैडम क्या हो रहा है, मराठी में कहा, क्योंकि वहां कई लोग मराठी भी जानते हैं, जो मुझे आसानी हुई, और हमने कॉन्वर्सेशन शुरू किया। उसने कहा मैं कांग्रेस को वोट दूंगी। मैंने कहा कांग्रेस को वोट देगी, लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक गढ़ माना जा रहा है, लिंगायत समुदाय बीजेपी के साथ है, मोदी जी ने बहुत लाभार्थियों के लिए बहुत करवाया है, आपको टॉयलेट दिया है, कह रहे हैं घर दिया है। उसने कहा ये सब छोड़िए, गैस सिलेंडर को देखिए, 1200 रुपए। जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होते, मराठी, जब वो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया थे, वो 400-420 था, अब 1200, कैसे घर चलेगा? और वो बहुत गुस्सा हुई। अब मैंने बहुत कम देखा है महिलाओं में इस तरह का गुस्सा बीजेपी और एक तरह से सरकार की स्कीमों के खिलाफ। उस समय मुझे लगा कि कुछ ना कुछ यहां हो रहा है जो हमें जानना चाहिए। महिलाओं में और गरीबों में जब इस तरह का एक माहौल बनता है, गुस्सा आता है सरकार के खिलाफ, और उसका गुस्सा बेंगलुरु सरकार के खिलाफ था। हालांकि मैंने मोदी जी पर सवाल पूछे, लेकिन गुस्सा ज्यादातर कर्नाटक सरकार के खिलाफ था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और सिद्धरामैया के लिए उन्होंने बहुत हमदर्दी एक तरह से थी कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मुझे लगता है वहां मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ये चुनाव बदल रहा है, ये गैस सिलेंडर का चुनाव है, ये एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है, और ये एक तरह से बोम्मई सरकार के विरोध में है और सिद्धरामैया के पक्ष में। इसके साथ साथ मोदी जी के भी स्कीम्स पर उस तरह का मुझे उत्साह नहीं दिखा जो मुझे देखिए यूपी में दिखा हो कि हाँ, मोदी जी ने हमारे लिए टॉयलेट लाया, ये किया, वो किया, आयुष्मान। यहां नहीं, यहां मुझे दिखा कि लोगों ने कहा कोविड के बाद हमारे एमएलए हमारे पास नहीं आए, हमारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको किसी ने सॉल्व नहीं किया। तब पता चला सौरभ
कि कांग्रेस आगे है। हाँ, ये सही है कि मैं जेडीएस के नेताओं से मिला था, कुमारस्वामी को मिला था जिस दिन मैं आपसे मिला उसके एक दिन पहले, और उनको कॉन्फिडेंस था कि जो भी हो एक हंग असेंबली होगी और मैं जोकर इन द पैक बन सकता हूं। What do you think about JDS prospect now? देखिए ये Are they on the verge of देखिए किसी भी पार्टी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूर रीजनल पार्टी जो केवल एक समुदाय या एक रीजन तक, एक सब रीजन सर तक रीजन भी नहीं, सब रीजन, बिकॉज हाँ। दे आर नॉट अ पैन कर्नाटका वो पार्टी। केवल ओल्ड मैसूर में है। ऐसी पार्टियों को जब अगर वो री इन्वेंट नहीं करेंगे, एक अलग रूप में नहीं आएंगे, तो उनको मुश्किल आपको लगता है देवेगौड़ा परिवार में झगड़ा बढ़ेगा? देखिए अभी जब मैं निकला था स्टूडियो में, निखिल कुमारस्वामी हार रहे थे रामनगरम से जी। और ये देखिए ये गढ़ रहा है इनका। अब उस गढ़ में अगर आप हार जाए, और वो एचडी कुमारस्वामी की सीट थी और आपका बेटा हारता है, क्योंकि वोटर कहता है, देखिए बार बार आप उसी तरह से समझते परिवारवाद पर चुनाव चलेगा, नहीं। उस एरिया में एक और चीज हुई, वहां केवल वोकल लीग नहीं है, वहां मुस्लिम समुदाय भी बहुत है, और मुस्लिम समुदाय ने भरकर इस बार कांग्रेस को वोट दिया उस एरिया में। लेकिन ये देखिए कई लोग गलत आकलन कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट की वजह से कांग्रेस जीता है। बिल्कुल नहीं, कर्नाटक में मुस्लिम वोट केवल 12% है। जानते हो कौन समुदाय ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में दिखा है? वो लेडी जो मुझे मिली थी, वो महिला जो मिली थी, वो मादिगा समुदाय से है, जिसे लेफ्ट दलित कहते हैं, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। दलित वोट सीट्स में, एसटी सीट्स में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दे दो वो 10 लाख देगा। वही हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में अब ये देखिए 10 लाख 15 लाख वाली बात कहेंगे तो बीजेपी वाले फिर आपसे और खफा होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आपने जो गरीबों की बात सुनी है, जो 5 गारंटी थे, ये कांग्रेस के बहुत चले हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि हर राज्य में कई ऐसे लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम लोग हैं, गरीब हैं, जिनको बहुत त्रासदी हुई है कोविड के बाद। अब आप कहेंगे वही लाभार्थी उत्तर प्रदेश में भी है, वो बीजेपी को क्यों वोट देता है? क्योंकि वहां पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 साल जो सरकार चली, वो उत्तर प्रदेश की जनता को ये यकीन दिलाने में कामयाब हुई कि हम एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो सबसे पहले जिसने लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पोल में सौरभ इतने हम आंकड़े निकालते हैं ना, लिंगायत ने किसको वोट दिया, वोकलिगा ने, दलित को। सबसे बड़ा आंकड़ा मुझे लगा, जहां मुझे लगा ये इलेक्शन खत्म हो गया है, 44% महिलाओं ने कहा वो कांग्रेस को दे रही है, 33% ने बीजेपी। 11% का गैप। कहां बीजेपी हारती है? ममता बनर्जी जब महिलाओं के साथ एक तरह से वोट ममता को दे रहे थे, तो ममता बनर्जी जीतती है। नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा वोट बैंक सौरभ इस देश में अब जो उभर कर आया है वो है महिला वोट बैंक। वो क्लास जी, ये उभर के नहीं है, चुनाव दर चुनाव चल रहा है शास्त्री जी। नहीं हमारे नहीं सर, आप देखेंगे, आई टेल यू व्हाई। एक छोटी सी बात, 30 साल पहले शास्त्री जी करेक्ट करेंगे, पुरुष और महिला के वोट परसेंटेज में 4, 5, 6% का गैप हुआ करता था टर्नआउट में। अब वो नहीं है। कई चुनाव में महिला पुरुषों से ज्यादा। राजदीप जी, मैं ये कह रहा था कि ये अब कोई ऐसा नहीं है कि इसी कर्नाटक चुनाव से हो, ये हम पिछले 5-10 विधानसभा चुनाव से अलग अलग राज्यों के देख रहे हैं कि विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जैसे युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। ये हमें इस तरीके से भी कंपार्टमेंटलाइज करना होगा। किसी के लिए वो राष्ट्रवाद हो सकता है, हिंदुत्व हो सकता है, इस्लाम हो सकता है। नौजवानों से आप बात करिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार वापस आई, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नौजवान, आप उनसे बात करिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे, तो उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसका नतीजा आपको देखा। और मैं ये बता दूं, कर्नाटक चुनाव के कई हासिलों पर बात हो रही है। 2024 में ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। राज्य दर राज्य ये इशू एक रैलिंग पॉइंट बन रहा है। मैं कई लोगों से कर्नाटका से निकलते निकलते बात कर रहा था, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री में, उन्होंने कहा कि ठीक है एक रिफॉर्मिस्ट है, लेकिन कुछ तो करेक्शन करना ही चाहिए। तो जो उनके प्रखर सपोर्टर हैं वो भी थोड़े से करेक्शन गुंजाइश कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपके पास डिटेल में डेटा है, कई चुनाव का अनुभव, कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जिनके चलते जनता भाजपा से बुरी तरह छिटकी और कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हुई कर्नाटका में? सौरभ जी, कर्नाटका का आप इतिहास देखें तो 40 सालों से जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी को आप वापस चुनाव में जिताते नहीं हैं, बहुमत नहीं देते हैं। और उसी ट्रेंड को आप इस चुनाव में भी देख रहे हैं कि जिस पार्टी को आपने रूलिंग पार्टी बनाया,
अगले चुनाव में वो पार्टी रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनती। ट्रेंड की वजह और क्या है यहाँ सर? भी यहाँ इस बार कारण मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण एक रहा है, राज्य सरकार के बारे में जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट था, जो राज्य सरकार के बारे में लोगों के मन में जो विचार था, वो एक प्रमुख कारण है बीजेपी का हारने के लिए। ये बीजेपी ये बात समझ चुकी थी, इसलिए उसने अपने कैंपेन में राज्य के नेताओं को, येडियुरप्पा को छोड़ के किसी और को उसमें शामिल नहीं किया। राज्य सरकार के एक 4 साल की उपलब्धियां जो आप प्रोजेक्ट कर सकते थे उसको नहीं किया। केंद्र के नायक, केंद्र सरकार पे केवल उन्होंने एम्फेसिस दिया। ये डबल इंजन सरकार के बारे में बात करते गए, पर कर्नाटका में लोगों ने सोचा ये डबल इंजन तो नहीं है, एक इंजन सामने जा रही है, दूसरी इंजन उसके पीछे पीछे आगे जा रही है, और ये दूसरा डिरेल इंजन क्यों कुछ हुआ? कर ही नहीं रहा। राज्य का इंजन डिरेल क्यों हुआ? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि 40 साल का इतिहास बदल जाता है, पर बदलने की वजहें क्या रहती हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जनता सिर्फ इसलिए जाके दूसरे दल को दे आती कि साहब बदलनी है रोटी, पलटनी है रोटी। वजहें क्या रही? एक हमने देखा पे सीएम का कैंपेन चला, जिसको कांग्रेस बहुत इफेक्टिव ढंग से चला पाई। कई बार कैंपेन की इफेक्टिवनेस इससे भी पता चलती है कि सामने वाला रिएक्ट कैसे कर रहा है, चिढ़ रहा है, मुकदमे कर रहा है, या उस पर काउंटर क्या दे रहा है। फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से आया कि 85% सरकार, वो जो राजीव गांधी का बयान था, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा था। बेंगलुरु का इलाका जो सबसे बड़ा इनका गढ़ माना जाता था, वहाँ पर जो अर्बन व्यवस्था रही, चाहे वो पानी का भराव हो, चाहे ट्रैफिक का मामला हो, सड़कों का मामला हो। मैं एक बेंगलुरु के रहवासी से बात कर रहा था जो कि IIM में पढ़ते हैं। मैंने पूछा तुम्हारी मेट्रो कब कंप्लीट होगी? बोले अभी लग जाएंगे 5-10 साल और। सो व्हेन अ पर्सन, अ सिटीजन रिमार्क्स लाइक दिस ऑन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो समझ में आता है। तो डेटा के हिसाब से और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन से वो इश्यूज रहे जो रैलिंग पॉइंट बने? यहाँ पे रैलिंग पॉइंट के लिए मुझे लगता है 2 तरह के इश्यूज को आपको देखना पड़ेगा। पहली, जब येडियुरप्पा की सरकार आई पहले 2 साल, वो एक एंथुजियाज्म जो चीफ मिनिस्टर में हमेशा देखते हैं पहले की जब उनकी सरकार थी, इन 2 सालों में हमने नहीं देखा। और इसका कारण बहुत ही सिंपल है, वो जो चाहते थे, वो जिस प्रकार के मंत्रिमंडल चाहते थे, जिस तरह की सरकार चाहते थे, उनको वो मौका नहीं दिया गया। उनको 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ सैडल करा दिया गया। उनके जो भी मांग थे इन टर्म्स ऑफ किनको क्या बनाना चाहिए, कुछ भी उसमें से नहीं हुआ। सो उन 2 सालों में वो उत्साह जो येडियुरप्पा में हमेशा दिखा जाता था, अब वो उत्साह नहीं रहा। और जब वो उस उत्साह नहीं रहा, वो सरकार की एक कार्यक्रमों में भी नहीं दिखा। जब उनको बदला गया और जब बम्मई को लाया गया, बम्मई जी के 2 सालों में आप देखें तो उन 2 सालों में भी पार्टी का और सरकार का जो यूनिटी आपको देखना चाहिए था। सरकार के बिहाफ पे केवल चीफ मिनिस्टर बात करते थे, कोई और सरकार को डिफेंड नहीं करता था, कोई और सरकार के बारे में बात नहीं करता था। सो ये 4 साल का जो बीजेपी का सरकार रहा, इन 4 सालों में आप देखें तो पार्टी का यूनिटी, गवर्नमेंट में यूनिटी दिखा नहीं। और जो ऑफन सरकार करती है, जो काम सरकार करती है, उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं। अगर सरकार ने कुछ किया भी, उसका प्रोजेक्शन नहीं हुआ। ये एक। सौरभ जी, दूसरी बात यह है कि पिछले 1 साल में एक के बाद एक सरकार को समस्याएं फेस करनी पड़ी। पहला ऑफ कोर्स 40% सरकार के प्रश्न आया, उसको सरकार ने उतनी अच्छी तरह से अपने पक्ष को ठीक से रखा नहीं। एंड आप ये बात मानेंगे, इलेक्शंस आर ऑल परसेप्शन बैटल्स। सो ये परसेप्शन हो गया कि सरकार इतनी ठीक तरह से इसको डिफेंड नहीं कर रही है, सो ये 40% में कुछ होगा करके ये परसेप्शन डेवलप हो गया। बीजेपी डिफेंसिव पे आ गया। उसके बाद आपको याद होगा, वो एक ताइवान का कंपनी था जिसने कहा कि हम कर्नाटका में इन्वेस्ट करेंगे, और सीएम ने ट्वीट कर दिया कि हमारे यहां तो इतने रोजगार आएंगे। अगले दिन ही ताइवान कंपनी एक ट्वीट जारी करता है कि नहीं, हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है कर्नाटका आने का अभी तक। सो ये और एक एम्बैरेसमेंट हो गया। तीसरा एम्बैरेसमेंट, आपका ही एमएलए और उसका बेटा करप्शन में पकड़ा गया, उनके घर में पैसा पकड़ा गया।
और पार्टी ने क्या किया? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। दूसरे संदर्भ में पार्टी ने क्या किया था? दूसरे संदर्भों में उसी दिन उस एमएलए को या एमपी को उन्होंने पार्टी से सस्पेंड किया था। यहां पे कुछ नहीं हुआ, उसका सस्पेंशन हुआ ही नहीं। अगेन दिस एंटी करप्शन इमेज वापस यहां पे आ गया। फिर आया आपका अमूल वर्सेस नंदिनी फाइट, लोकल वर्सेस नेशनल फाइट। सो एक के बाद एक जब विषय आए, उसके बाद रिजर्वेशन का प्रश्न आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कई बातें बताई, जिसके वजह से सरकार ने कहा हम इसको विथहोल्ड कर रहे हैं। सो एक के बाद एक एम्बैरेसमेंट्स पार्टी को फेस करना पड़ा, और इन सभी एम्बैरेसमेंट के विषय पे सरकार को ठीक तरह से डिफेंड करने की एक जो उनको मौका थी, उस मौका को उपयोग नहीं किया। मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री थे, उनमें से किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया। सभी ने मुख्यमंत्री को छोड़ दिया कि आप सरकार को डिफेंड करिए। सो इन सब बातों को आप देखें तो ये एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट, इसको कांग्रेस ने पूरी तरह से कैंपेन में उपयोग किया। उनका कैंपेन पूरा लोकल पे था। जब राजीव गांधी और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए, उनको भी कहा गया कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बात मत करिए, आप अपने डिस्क्वालिफिकेशन पे बात मत करिए, आप अदानी पे बात मत करिए, पूरे लोकल इश्यूज पे फोकस करिए। और उनका स्पीचेस आप देखें तो वही था। सो एक क्लियर मैसेज उन्होंने लोगों को दिया, जो आप इस नतीजे में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक थैंक यू शास्त्री जी। जी राजदीप जी, एक कहानी बताता हूँ। बताइए। जिस दिन मैं आपको मिला था उसी दिन हुआ था। आपको याद होगा, उसी दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो निकल रहा था। यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। प्लीज टेल माय व्यूअर्स, येदियुरप्पा कैसे बैठे हुए थे, बताइए। हमें पहले कहा गया ये मैनिफेस्टो निकलेगा, वो भी 5 स्टार होटल में था। आजकल मैनिफेस्टो बीजेपी के भी 5 स्टार होटल में ही निकलते हैं। क्यों बीजेपी के क्या भाई, किस सबके वही निकल रहा है? वही मैं कह रहा था ना, सब पार्टियां 5 स्टार कल्चर हो गए। खास करके कर्नाटक में होता है। मुझे मालूम नहीं कांग्रेस का कहां निकला, तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी का उसी दिन निकल रहा था। पहले हमें बताया गया ये 9 बजे सुबह होगा मैनिफेस्टो रिलीज। फिर हमें बताया गया क्योंकि जेपी नड्डा जी लेट हैं या लेट आ रहे हैं और बोमाई जी भी बाहर है, कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए हम 9 बजे की बजाय 10 बजे ये मैनिफेस्टो रिलीज होगा। हमने कहा ठीक है। तो मैं पहुंच गया 10 के 10 मिनट पहले। 10 बजे एक व्यक्ति आते हैं वहां और एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, 2-3 लोग उनके साथ, एक राज्यसभा एमपी जो उनके नजदीक है वो आते हैं। वो वहां बड़े चुपचाप से बैठते हैं। उनका नाम BS येडियुरप्पा। 10 बजे 10 बज गए, 10:10, 10:20, 10:30। 10:30 के बाद बहुत एक तरह से उस रूम में तामझाम होता है। क्यों? क्योंकि वहां सब आपके दिल्ली वाले बीजेपी स्पोक्स पर्सन एक के बाद एक आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी उनके साथ आ रहे हैं और पूरा जो एक तरह से स्टेज है उसमें फोकस जेपी नड्डा जी पर हो रहा है। और यहां वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी वहां उभारी थी, जो आपके एक दक्षिण के आप कह सकते हैं रीजनल सत्रप है, उनको आप वहीं वो आ जाते हैं स्टेज पर, बट ही इज नॉट सेंटर स्टेज। मुझे याद आता है, मुझे कहा गया था यही हुआ करता था एक जमाने में कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हुए कर्नाटक में। देवराज अरस का आपको जिक्र होगा 70 के दशक में, जिस तरह से फाइनली संजय गांधी ने एक तरह से उनको फोर्स किया कि वो पार्टी से निकल जाए। वीरेंद्र पाटिल, जिस तरह से राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पे कहा कि हम एक नया मुख्यमंत्री ला रहे हैं। यह हुआ करता था एक जमाने में कांग्रेस में। बीजेपी में एक तरह से जिस तरह से येडियुरप्पा के साथ ट्रीटमेंट हुई है, हालांकि बीजेपी आज कहेगी नहीं वो मार्गदर्शक मंडल में हम उनको नहीं भेज रहे थे, उनको हमने सम्मान दिया। आपने सम्मान तब दिया जब आपको पता चला कि उनके बगैर आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज हम कई लोगों की बात करते हैं, एक नाम आना चाहिए, BL संतोष। ये संगठन मंत्री हैं, RSS से हैं, कर्नाटका से हैं, पूरा जिम्मा उनका था। और उन्होंने ही कई जो बुजुर्ग नेता हैं उन्होंने कहा जनरेशनल चेंज चाहिए। देखिए जनरेशनल चेंज अच्छा होता है। सौरभ द्विवेदी कैन टेक ओवर फ्रॉम राजदीप सरदेसाई, क्योंकि सौरभ द्विवेदी काबिल है। लेकिन अगर आपकी काबिलियत नहीं है, अगर आपके पास उस तरह के नेता नहीं है, देन व्हेन यू रिमूव द ओल्ड लीडर, तब उस पुराने नेता को लगता है देखिए मुझे एक तरह से मार्जिनलाइज किया गया, किनारे किया गया है। और येडियुरप्पा हालांकि कैंपेन किया, उनके बेटे को टिकट दी गई, उनके कई लोगों को टिकट एंड में दी गई, वो गुस्से में थे, वो पूरी तरह से उस कैंपेन में नहीं शामिल थे। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सबके
सबके जो माइक्स थे, जितने लोकल रिपोर्टर्स, ऑल वेंट टू मिस्टर बोमाई एंड नड्डा। मैं उस समय येडियुरप्पा जी के पास गया क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं था, तो मैंने येडियुरप्पा जी से कहा, सर यू रिमेंबर? ही सेड, अरे नमस्कार। एंड यू नो, आई कुड सी ही वाज हैप्पी दैट समवन वाज एटलीस्ट देयर टू रिकॉग्नाइज हिम। यू सी, यू हैव टू रियलाइज, ये चुनाव में हम, ये जो पुराने नेता होते हैं, और येडियुरप्पा इज अ मास लीडर। मैंने आज की तारीख में, शास्त्री जी कैन करेक्ट मी, पिछले 10 सालों में 2 मास लीडर कर्नाटक में देखे, एक सिद्धारमैया और एक येडियुरप्पा। बाकी जो नेता है अपने क्षेत्र में, उनका प्रभाव है, डीके शिव कुमार, एमबी पाटिल कांग्रेस से, अलग कुछ बीजेपी से भी हैं, एचडी कुमारस्वामी अपने इलाकों में। बीजेपी के पास कोई दूसरा पैन कर्नाटका नेता नहीं था, कांग्रेस के पास सिद्धारमैया था। देखिए, अगर कांग्रेस के पास उस तरह की लोकल लीडरशिप नहीं होती तो कांग्रेस को भी मुश्किलात होती। कांग्रेस को आज यूपी में क्यों मुश्किल होती है, बिहार में क्यों, कांग्रेस कौन है लोकल लीडर? महाराष्ट्र में आज कांग्रेस की परेशानी क्या है? आपके पास कोई पैन महाराष्ट्र लोकल लीडर नहीं है जो वाकई लोगों के साथ एक तरह कनेक्ट कर सके। मैंने कई इलाकों में देखा कि सिद्धारमैया जी को जो लोग मिलते थे, एक आदर से मिलते थे। एक ऐसा था कि सिद्धारमैया जी ने, उस गरीब महिला ने मुझे कहा, जब सिद्धारमैया जी के टाइम पे था, मुझे 10 किलो राइस मिलते थे, अन्न भाग्य। अब उसी स्कीम को आपने 5 किलो कर दिया, बिकॉज सेंट्रल स्कीम को आपने स्टेट से मर्ज किया। ये छोटी चीजें होती है, लेकिन लोगों के ध्यान में होती है कि उस नेता के टाइम पे मुझे 10 किलो राइस मिलता था, उस नेता के टाइम पे मैं इंदिरा कैंटीन जा सकता था। कई ऑटो ड्राइवर बंगलोर में जो मिले मुझे, वो कहते थे इंदिरा कैंटीन में हमें स्वादिष्ट खाना मिलता था। छोटी चीजें हैं, लेकिन उस नेता, यही तो है ना वेलफेयरिस्ट पॉलिटिक्स करने के लिए आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। जब बाकी राज्यों में कांग्रेस को मुश्किलात क्यों होगी? क्योंकि क्या वाकई कमलनाथ ने उस तरह के वेलफेयर स्कीम्स किए मध्य प्रदेश में? ये उनकी टेस्ट होगी। लेकिन जरूर मैं कहूंगा सिद्धारमैया ने वो किया। येडियुरप्पा पर एक थप्पा लग गया कि वो फैमिली राज कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और इस वजह से बीजेपी के पास कोई रिप्लेसमेंट नेता नहीं था जिसके साथ लोग आइडेंटिफाई कर सके। बासवराज बोम्मई, टू बी ऑनेस्ट, अच्छे आदमी हैं, लेकिन फ्रैंकली, मुझे एक बीजेपी का ही नेता सुबह बोल रहा था, वो इंचार्ज था एक एरिया का, उसने कहा हमने साफ कहा, हमें बाकी नेता दिल्ली से भी भेज दिए, लेकिन बोम्मई जी का हमें जरूरत ही नहीं है। जब इस तरह के मुख्यमंत्री होते हैं, वीक मुख्यमंत्री, तो आप बताइए डबल इंजन कहां है? जी, कर्नाटका में सिंगल इंजन ही रह गया ना। ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सिंगल इंजन, ये बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के अपने अपने जुमले हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को स्ट्रांगली डिलीवर करने के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब 135-140 के आंकड़े के बीच कर्नाटक में कांग्रेस है, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की चलेगी और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या राहुल गांधी और विधायक दल के एक बड़े हिस्से की चलेगी और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे? इस पर आप लोगों की एक क्विक टिप्पणी, देन विल क्लोज द सेशन। संदीप शास्त्री जी, यू गो फर्स्ट। मुझे लगता है कि जो भी चर्चा पार्टी में रहेगी, सिद्धारमैया जी को अभी अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। काफ़ी कारण है मुझे ये कहने के लिए। एक, वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बात, ये विक्ट्री जो इस बार कांग्रेस की रही है, वो जिस तरह से एक रेनबो सोशल कोalition को उन्होंने क्रिएट किया, उसके कारण से रही है। और इस रेनबो सोशल कोalition के पीछे सिद्धारमैया जी का एफर्ट था, उनका अहिंदा मूवमेंट जो था, उस कारण से ये ओबीसी वोट, दलित वोट, ट्राइबल वोट, मुस्लिम वोट एंड दोनों डोमिनेंट कास्ट से एक सेक्शन ऑफ वोट, ये सब जुड़ा है एट सर्टेन एक्सटेंट सिद्धारमैया जी की वजह से। अगर आप राज्य में, पूरे राज्य में गए होते, कांग्रेस वर्कर्स भी यही बात कह रहे थे कि सिद्धारमैया जी के नाम पे हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। सो उनको थोड़ा इस स्टेज में इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। शिव कुमार जी केपीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनली काफ़ी किया है, फाइनेंशियली काफ़ी किया है, बट मुझे लगता है इस स्टेज में इनिशियली सिद्धारमैया जी को बनाना पड़ेगा। शिव कुमार जी शायद सर वो इनिशियली के बाद तो सबको राजस्थान और छत्तीसगढ़ दिख रहा है ना, 2.5 साल का वहां तय हुआ था, भूपेश बघेल हिले नहीं, जूदेव साहब अपनी नाराजगी लिए बैठे हैं, और यहाँ पे सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी पार्टी का ऐलान ही ना कर दें। 11 जून को इसकी बात हो रही है, वो भी नाराज घूम रहे हैं सड़क।
राजदीप सरदेसाई, डीके शिव कुमार ने भी तो अपना पूरा दम लगाया। देखिए, डीके शिव कुमार ने बहुत दम लगाया। आप देखें कांग्रेस कहां की हालत देखिए, 2021 में कहां थी, आज कहां जीत कर आई है। सीधा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी डीके शिव कुमार ने अपनी एक यात्रा निकाली थी, और डीके शिव कुमार ने एक तरह से आप देखिए ओल्ड मैसूर रीजन जो उनका एक गढ़ है, वहां भी वोकली का समाज डिलीवर किया है, कुछ हद तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो डीके शिव कुमार का कहना है मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, मैं जेल गया, इसके बावजूद मैंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी, मैंने कांग्रेस के साथ डटकर हमेशा काम किया। पर राजदीप, एक फैक्टर ये नहीं रहेगा कि अगर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बिल्कुल वही मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक अगर कांग्रेस उनको नॉमिनेट करती है जी, तो फिर केंद्रीय एजेंसियां नए सिरे से सक्रिय हो जाएंगी, जैसा कि चलन दिख रहा है। बिल्कुल, और उनके पास कई इनकम टैक्स नोटिसेस है, ईडी के नोटिसेस है, कई केसेस है। लेकिन सिद्धारमैया जी को मानना पड़ेगा क्योंकि वो मास लीडर है और उनकी पॉलिटिक्स राहुल गांधी को बहुत पसंद है। मैं आपको कह दूं, अगर राहुल गांधी का रोल है इस चीफ मिनिस्टरशिप में, जो हमें होगा ही, तो मुझे लगता है सिद्धारमैया फ्रंट रनर है। उन्होंने साफ कहा ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, और आप I never believe, I repeat with all the responsibility, I never believe when any politician says Sure. this is my last election. फिर भी वो 75 साल के हो गए, अगले चुनाव तक वो 80 Sir, साल के हो never गए। forget the मैं vitamin मानता P, हूं। never forget the Sir, vitamin P. नहीं, ये मानता हूं विटामिन That too पावर 5 से years as होगा। chief minister. नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन सिद्धारमैया जी बिकॉज द कास्ट एक कोलिशन, एक सोशल कोलिशन बनी है, उसके वो लीडर है, दलित, मुस्लिम, अहिंदा जिसे कहते हैं, ओबीसी, कुर्बा कम्युनिटी को जो साथ में लाया गया है, उसका जरूर एडवांटेज है। लेकिन आपको डीके शिव कुमार को मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, और केपीसीसी प्रेसिडेंट और केपीसीसी का प्रेसिडेंट, और कई अहम मिनिस्ट्री देने पड़ेगी। बड़ी बात, सचिन पायलट को भी यही सब मिला था। हाँ नहीं मिला था, लेकिन शिव कुमार आई थिंक इज अ लिटिल बिट मोर pragmatic, more in grip. बिल्कुल, और जो आपने बात सही कही, क्योंकि वो आईटी नोटिसेस वगैरह है, he needs to be in power, not necessarily chief minister, but be in All power. right. एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे कहूंगा, एक टेक अवे है नेशनल पिक्चर के लिए। आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने डबल इंजन का जिक्र किया, एक बीजेपी के लिए, एक कांग्रेस के लिए। बीजेपी के लिए ये मुझे लगता है सौरभ, कि हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं बार बार। आप हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में देखा है, डबल इंजन तभी चल सकता है जब दोनों इंजन ठीक ठाक चल रहे हैं, जब दोनों ड्राइवर जो हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर एक ड्राइवर पीछे रह जाता है या स्लो, धीमा हो जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से, गैस सिलेंडर, जो भी आप कहिए, तो फिर वो गाड़ी नहीं चलती। आपको लगता है नरेंद्र मोदी लास्ट मिनट आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए जहां जहां अमित शाह और मोदी जी ने कैंपेन रैली वगैरह किए, वहां बीजेपी हारी है। वो आपको आसान नहीं होता उसको ओवरकम करना। देखिए, इसमें राजदीप जी मेरा एक सबमिशन है, ये जो सांख्यिकी विद बैठ जाते हैं कि जिन जिन जगहों पे रैली की वहां क्या रहा। रैली 3 स्तरों पे होती है। एक तो इमीडिएट इफेक्ट दिखता है जिस पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा पे हुई, फिर आप एक जिला और वो तालुका, पूरा रीजन भी कवर करते हो, आप किन किन मुद्दों को छू रहे हो, और ओवरऑल एक आपको ऑप्टिक्स और कितना स्क्रीन टाइम मिल रहा है। सौरभ, वो और एक आपकी बात मैं बात इसमें सही और है। एक बात एक जोड़ूंगा हाँ। इसमें, और एक बात जोड़ूंगा, पार्टी एक नेता को एक जगह क्यों ले जाते हैं, वहां शायद वो वीक हैं इसलिए ले जाते हैं। स्ट्रांग जगहों पे क्यों ले जाएंगे वीक लीडर को? ये भी एक है, और दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा राजदीप, वेलकम टू यू, भारतीय जनता पार्टी 35% के ऊपर वोट पाती नजर आ रही है जी, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। कांग्रेस ने अपनी टैली बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ाई, 4-5% का गेन किया है, और जेडीएस ने 4-5% का लॉस दिखाया है। तो साफ दिख रहा है कि बाइनरी फिर से बन रही है बीजेपी और कांग्रेस। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि 28 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछली बार 25 भाजपा ने जीती थी, एक उनके समर्थन से निर्दलीय ने 26, एक कांग्रेस में को मिली थी और एक मिली थी जेडीएस को। अब जब 2024 की लगातार बात हो रही है, नरेंद्र मोदी का ब्रांड कितना इंटैक्ट है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे, या राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और जो वो विकासवाद बताते हैं अपना, वो प्रमुख रहेंगे। उन सब के बीच आपको देखना होगा कि किन किन राज्यों से कितनी टैली आ रही है। काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उल्टा रहा। पर हमें ध्यान रखना होगा उस चुनाव पर एक बड़ी छाया बालाकोट स्ट्राइक की भी थी। राजदीप, नहीं, मेरा ये कहना है
कि देखिए आपकी बात सही है कि केवल रैली से आप नहीं कह सकते किस नेता का कितना प्रभाव है। मैं अभी भी कहता हूं, कई लोग मुझे मिले थे जिन्होंने कहा हमें सिद्धारमैया चाहिए बेंगलुरु में, जब केंद्र के चुनाव आएंगे हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और कर्नाटक में हमने देखा है 84 में राजीव गांधी को वोट मिला, 85 में रामकृष्ण हेगड़े को मिला। ये लगातार हुआ है कर्नाटका के इतिहास में। तो अलग अलग वोटर हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आपके मुख्यमंत्री कमजोर हैं, ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ करता था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमजोर निकलते थे और उनका सारा जिम्मा फिर इंदिरा गांधी पर होता था। अब एक तरह से नरेंद्र मोदी और जितने भी आपके अंडे हैं आप नरेंद्र मोदी की झोली में डालते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि नरेंद्र मोदी, क्या हुआ कर्नाटका में, धारवाड़ में रेलवे प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन, केम्पगौड़ा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, मैसूर हाईवे, शिमोगा एयरपोर्ट, कौन जाता है? मोदी जी। क्योंकि आप जानते हैं कि केवल वहां की राज्य सरकार से कुछ नहीं होगा। इट्स अ डेंजरस डबल एज शॉर्ड। ये जो डबल इंजन सरकार है ये डबल एज शॉर्ड है। ये बीजेपी के लिए मैसेज, कांग्रेस के लिए आखिरी मैसेज। कांग्रेस को आज अगर लगे कि ये जो विक्ट्री है उससे हम अब फिर से उभर कर आए हैं देश भर में, गलत है। कर्नाटका इज नॉट इंडिया। हर स्टेट की एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी होती है, वहां की राजनीति अलग होती है। आज ही आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बिल्कुल लोकल इलेक्शन में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस को भी पता होना चाहिए, जहां आपके लोकल लीडर्स मजबूत हैं, जहां आप उनको ताकतवर करते हैं, लोकल इश्यूज, लोकल लीडर्स, जहां आप एकजुट फाइट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कई लोग जो शिव कुमार के करीबी है वो चाहते थे कि शिव कुमार ओपनली डिक्लेयर करें कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री, लेकिन शिव कुमार को भी पता चला कि इससे मेरा मामला नहीं बनेगा। और सिद्धारमैया की भी एक लोकप्रियता है, ये जो भी लड़ाई करनी है ये चुनाव के बाद करनी है, पहले चुनाव जीतते हैं। ये मैसेज जो गया, इसमें मैं कहूंगा हम राहुल गांधी की बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं कई विषयों पर उन्होंने कम से कम इस बार भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे दोनों के हाथ उन्होंने अपने हाथ में रखे, शिव कुमार और सिद्धारमैया। इससे एक मैसेज गया कि पार्टी हाईकमांड किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, दोनों को साथ लेकर आगे चल रही है और उनको एक ताकत दी। मुझे लगता है अगर यही मॉडल, लोकल मॉडल, वोकल फॉर लोकल, मुझे लगता है कि अगर वन लाइन में कहूं ये चुनाव वोकल फॉर लोकल, बीजेपी मैं बता देता हूं हिंदी में आप जब कर्नाटका के किसी दावंगरे जाएंगे यू विल नॉट हैव द सेम इंपैक्ट। अगर हिंदी में बंगाल के किसी इलाके में जाएंगे यू कैन नॉट मैच ममता बनर्जी। यू नीड लोकल लीडरशिप। आप दिल्ली की राजनीति बंगाल या कर्नाटक में नहीं कर सकते। आपने राजदीप और संदीप शास्त्री जी को सुना। अब हम रुक करते हैं नबीला जमाल का, जो पिछले कई महीनों से चुनाव को कवर कर रही हैं। नबीला, सवाल बहुत सीधा है, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे रहे जिनके चलते नतीजा इस तरह का आया और भविष्य की लीडरशिप के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? जी, यहाँ पर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें ग्राउंड पे, ये मोदी सेंट्रिक इलेक्शन नहीं था जैसे बीजेपी बनाना चाहती थी। ये पूरा पीपल सेंट्रिक इलेक्शन है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आके नेशनल सिक्योरिटी और मतलब जो एक इंडिया को एक ग्लोबल फ्रंट पे एक अच्छा स्टेप अप देने के लिए बीजेपी को वोट करना चाहिए, ऐसे वाला नेशनल इश्यूज उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड में लाया। ये शायद रेजोनेट नहीं हुआ, लोगों के मन में वो कनेक्ट नहीं हुआ जितना कांग्रेस के 5 गारंटीज ने कनेक्ट हुआ है। इनफैक्ट कांग्रेस ने अश्योरेंस दिया है कि वो 5 गारंटीज उनका है। एक तो है विमेन को फ्री बीएमटीसी का ट्रैवल अलाउ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री देना औरतों को, 2000 रुपए औरतों को एवरी हेड ऑफ द हाउस उनको 2000 रुपए देना, ऐसे फ्रीबीज के तौर पे ऐसे कैश देना, 3000 रुपए ग्रेजुएट्स को पैसे देना और 10 केजी राइस देना। ये सब मेरे हिसाब से और ज्यादा कनेक्ट हुआ है और लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर लोगों के मन में एक तरफ तो करप्शन का चार्ज था बीजेपी के ऊपर, दूसरी तरफ लोगों ने समझा है शायद यहाँ पर एक तो करप्ट है, दूसरी तरफ काम भी उन्होंने उतना किया नहीं है। तो लोगों ने एक मैंडेट दिया है और बीजेपी को मतलब पूरा हटाया है। और 130 सीट्स एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर मैं यही कहूंगी कि हमारा जो इंडिया टुडे एग्जिट पोल था सबसे एक्यूरेट था और हम हर कोई नेटवर्क के मुकाबले में हम जीत गए। हमारा फिगर्स सबसे एक्यूरेट था और ये मैं कहूंगी कि लोगों के मन में
एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के लिए यहाँ पर कर्नाटक में थोड़ा नफरत था कि वो करप्ट भी है, काम भी नहीं कर रही है, उसके ऊपर पोलराइजिंग इश्यूज भी ला रही है। तो लोग उतना वहां पर खुश नहीं थे। जितना भी बीजेपी ने सोचा कि हिंदुत्व, अग्रेसिव हिंदुत्व पुश को करे, 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन कोटा को खत्म करे, और बहुत सारा मतलब जो एक बजरंग दल को बैन करेंगी, कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। ये मतलब एक पूरा उनको एक टॉपिक मिल गया कांग्रेस को पूरा एक धक्का देना। मगर ये पोलराइजिंग इश्यूज कुछ इफेक्ट नहीं किया यहाँ पर कर्नाटक में। यहाँ पर उनका इश्यू सिर्फ था कि प्राइस राइज, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, और यही लोकल इश्यूज है जो जिनके बल पर कर्नाटक ने वोट किया है। सबसे बड़ा चैलेंज आप अभी कांग्रेस के लिए होगा कि उनके दो अनमोल रतन जो डी.के. शिव कुमार और सिद्धरामैया है, उनको पैसिफाई कैसे करे। अगर एक को सीएम बनाए, दूसरे को कैसे वो संभाले, क्योंकि दोनों ही बड़े पॉपुलर लीडर्स हैं और सबको पता है कि उनके बीच में बहुत मतलब दोस्ती तो बहुत बड़ी नहीं थी। अब अगर फिर भी उन्होंने इलेक्शंस के रन अप पे, जो इलेक्शंस जब पास में आ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मिलके उन्होंने काम किया है। ये सही बात है कि वो उन्होंने उनके डिफरेंसेस को साइड पे रख के डिसाइड किया है कि हम एकजुट होकर ये इलेक्शंस को लड़ेंगे। मगर ये बार सीएम किसको बनाएंगे, यही क्वेश्चन सबके मन पे है। एक तरफ तो सिद्धरामैया का क्लीन इमेज है, उनके ऊपर कोई करप्शन चार्ज नहीं है, वो एक सक्सेसफुल सीएम रह चुके हैं। 5 साल कर्नाटका में सिर्फ 2 ही सीएम रह चुके हैं कर्नाटका में जो पूरा टर्म उन्होंने कंप्लीट किया। एक तो 70s में था और एक अब सिद्धरामैया जो 2013 में उन्होंने जो पावर आए थे, कांग्रेस पावर में आई थी, तब सिद्धरामैया ने पूरा टर्म खत्म किया। सिद्धरामैया डेफिनेटली एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका में। मगर उस दूसरी तरफ डी.के. शिव कुमार, उन्होंने एक अग्रेसिव तरीके से कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठे लाके कांग्रेस को इतनी दूर तक लाया। जैसे इतना मतलब हर चीज पे, जो बीजेपी के हर एक इशू पे, करप्शन इशू पे या कोई अगर गलती हो बीजेपी के, डी.के. शिव कुमार अपने लोगों को लाके मतलब स्ट्रीट्स पे ऐसा ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट करता वो कि सब कर्नाटक के लोग देखने लगते हैं। एक मतलब एक बहुत एक मसल मैन के जैसे उन्होंने पार्टी को मतलब अपने कंधे पे रख के यहाँ पर विक्ट्री पॉइंट तक, फिनिश पॉइंट तक एग्रेसिवली उन्होंने ऑलमोस्ट घसीट के लेके आए हैं। तो ये डी.के. शिव कुमार का ये उनकी खूबी है। उनको बोला जाता है कर्नाटका की चाणक्य, बेसिकली स्ट्रैटेजी मास्टर है, और कर्नाटका के लिए वो उन्होंने चमत्कार किया है। वो सब देख सकते हैं कि डी.के. शिव कुमार के बल पे ही कांग्रेस इतनी बड़ी और इतनी एकजुट होके काम किया है उन्होंने। तो एक तरफ है मास लीडर, क्लीन इमेज, दूसरी तरफ है एक चाणक्य, स्ट्रैटेजाइजिंग एक्सपर्ट, और जिनके स्ट्रैटेजी के ऊपर कांग्रेस आज अभी तक ये जो मैसिव विक्ट्री गेन किया है कर्नाटका में। तो बिटवीन द टू कांग्रेस को अगर पिक करना है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर सीएम अगर वो डी.के. को बनाएंगे तो 1-2 महीने में ईडी या आईटी का कुछ रेड हो सकता है। एक और बार बहुत सारे रेड्स हो चुके हैं, उनका केसेस अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर फिर से अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर अगर ऐसे नौबत आई कि अरेस्ट भी हो जाए, तो फिर कांग्रेस या एक ही स्टेट में, जो सदर्न इंडिया है वो एक ही स्टेट में पावर में है, वो कर्नाटक में, तो वो एक स्टेट बहुत महत्वपूर्ण रखता है कांग्रेस के लिए। तो क्या वो रिस्क लेंगे डी.के. शिव कुमार को सीएम पोजीशन देने में? 2 महीने में अगर वो बन भी चुके तो अगर अरेस्ट हो गया तो फिर से कांग्रेस का नाम बदनाम यहाँ पर कर्नाटका में। और एक दूसरी तरफ सिद्धरामैया है जो क्लीन इमेज है, और वो बेसिकली वेट कर रहे हैं कि उनको वापस सीएम चेयर में कब बिठाया जाएगा। तो यही होगा बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस को कि 1-2 उनके अनमोल रतन के बीच में कैसे एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए और सीएम किसको बनाया जाए। डी.के. शिव कुमार ने अभी तक बहुत सारे महीने से अभी तक उन्होंने शेव नहीं किया। उन्होंने बोला वो क्लीन शेव तभी करेंगे जब वो सीएम के पोस्ट पे बैठेंगे। तो इतने दिन तक मतलब ऐसे ही दाढ़ी छोड़ के घूम फिर रहे डी.के. शिव कुमार, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक मुझे सीएम पोस्ट नहीं मिलेगा मैं शेव नहीं करूंगा। ये है डी.के. शिव कुमार का हाल आज। और एक्चुअली जब कांग्रेस जीती, डी.के. शिव कुमार रोने लगे। ये एक बंदा है जो मसल मैन कहला जाता है, जैसे मतलब कोई कुछ भी उनको शेक नहीं कर सकता, उनको कुछ धक्का नहीं दे सकता। मगर आज ये जीत ने उनको धक्का दिया है।
वो जब कांग्रेस का मार्जिन 135 पास हुआ और जब 3 बजे लगभग जब नंबर सेटल हुआ तब वो बाहर आए, तब तक वो बाहर भी नहीं आए थे। और उनके हाथ में, एक बात कहूं, आप फोटोग्राफ्स गौर से देखिए, आईवी का बैंडेज है, तो वो उनका फीवर, बहुत ज्यादा बुखार है, वो आईवी ड्रिप्स ले रहे थे, फिर भी उन्होंने इतने मतलब इतनी एनर्जी दिखाया और पूरा यहाँ पर कांग्रेस को एक विक्ट्री दिलाया। और फिर जब मीडिया से बात हुई, फूट के रोने लगे, फूट के। और फिर कांग्रेस की सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया उन्होंने कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ये अलग तरीके का पोस्चरिंग भी है कि डीके शिव कुमार रोने लगे और क्रेडिट वो देने लगे सोनिया गांधी को। शायद वो समझते हैं कि सीनियर लीडरशिप वो सब देखे और उनको सीएम पोस्ट में डाल दिए। नागार्जुना, नबीला कुछ हफ्तों और महीनों से कवर कर रही हैं, आप कई बरसों से लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसकी शक्ल कैसी होगी, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्शंस होंगे, फैक्टर्स होंगे, और क्या एजेंडे हैं जिनके ऊपर फौरी तौर पर पार्टी काम करेगी? चैलेंजेस भी बताइए। इस बार पहला सवाल है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी बातचीत हो रही है। कांग्रेस सीएलपी जो होगा मीटिंग, उसमें एक इलेक्शन होगा कि सब एमएलए विधायकों को पूछा जाएगा कि उनको कौन चाहिए सीएम के तौर पर। पहला वो इलेक्शन रहेगा। उसके बाद एक हफ्ते के बाद शायद कैबिनेट होगा, पहला प्रमाण वचन मुख्यमंत्री का होगा। बट मुझे ये जानकारी मिला है कि इस कैबिनेट में ज्यादातर लिंगायत बने रहेंगे, कुर्बा एमएलए रहेंगे और वोकलिगास। इन तीनों इनफैक्ट इंक्लूडिंग दलित्स, इन चार कम्युनिटी जो है पूर्ण बहुमत में कांग्रेस को वोट की है। हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक में जो लिंगायत कम्युनिटी ज्यादा जो है उन्होंने वोट दिया है। वोकलिगास इस बार ओल्ड मैसूर रीजन में 7% अधिक ज्यादा वोट दिया है 2018 टू कंपेयर किए तो इसलिए वोकलिगास, लिंगायत, दलित्स एंड कुर्बास लार्ज चंक ऑफ कैबिनेट बन सकते हैं इस बार। पहला जब भी मुख्यमंत्री प्रमाण वचन लेते हैं, एक पहला कैबिनेट होता है वो, और एक कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी और उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और काफी सारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज जो थे वो सब मिलके, फाइनेंस सेक्रेटरी मिलके एक कैबिनेट डिसीजन लेते हैं। उसी कैबिनेट में, पहला कैबिनेट में इस 5 गारंटियों को जारी करने में कोशिश रहेंगे। पहला जो है अन्नभाग्य, जो 10 किलो का फ्री राशन जो मिलता है, चावल जो मिलता है, उनको जारी करने का कोशिश रहेगा। और 2,000 रुपया जो हर घर में एक लड़की को दी जाएगी, उसकी एक चौकआउट करेंगे कि कहाँ से पैसे उठाना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा, डीबीटी होगा, डिस्ट्रिक्ट्स को कितना जाएगा, स्टैटिस्टिक्स लेना पड़ेगा। बट फर्स्ट कैबिनेट में जैसे कांग्रेस ने प्लान किया है, इस 5 गारंटियों को इफ नॉट इंप्लीमेंट करना, एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस देना आईएएस ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि स्टैटिस्टिक्स लेके आके विद इन 1 वीक इनको इंप्लीमेंट की जाए। शुक्रिया राजदीप जी, शुक्रिया शास्त्री जी, शुक्रिया नबीला और नागार्जुन। नरेंद्र मोदी प्लस कौन है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्लस कौन है? खेल इस चीज का है। अगर आपके साथ प्लस में योगी आदित्यनाथ आते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीजनल छत्रप आता है और उस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, या अगर आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं तो आपका नैरेटिव मजबूत है, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब माइनस हो जाता है बसवराज बोम्मई, माइनस हो जाता है नाराज येदुरप्पा, फिर पाले में आए येदुरप्पा, फिर नाराज येदुरप्पा, तो वो आपको नतीजा कर्नाटक जैसा दिखता है। राहुल गांधी प्लस प्रियंका गांधी, जब उसके साथ प्लस डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जैसे स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर होते हैं, आपके पास सुनील कन्नुगोलू जैसा स्ट्रेटजिस्ट होता है, तो आपको डिलीवरी मिलती है। लोकल नेतृत्व में सभी को इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां इलेक्शंस को लोकल इश्यूज पर, महंगाई और बेरोजगारी पर रखती हैं, तो उनको बढ़त हासिल है और सही रणनीतिक समीकरण बिठा पाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर, और उसमें भी खास तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, उनका प्रिय हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू आइडेंटिटी का मुद्दा, और उसके साथ जो उनके बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं या जो वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी है, और अगर वो एक नैरेटिव बना पाते हैं तो उनको एडवांटेज रहेगा। और इन सब पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप रुख करते हैं राजस्थान का। अक्सर कहा जाता है कि जो भी कहा जाएगा वो विद्वान पहले ही कह गए हैं, तो पहेलियां बुझाने का फायदा क्या। लेकिन कुछ तो है जो नया जुड़ रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री है जो देश के गृह मंत्री का नाम लेकर एक बड़ा दावा कर रहा है। वर्बेटम पढ़ देता हूं, ज्यों का त्यों। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। राजस्थान में विधायकों को पैसे बांट दिए।
ये लोग अब पैसा वापस नहीं ले रहे। मुझे चिंता लगी है कि पैसा वापस क्यों नहीं ले रहे। हमारे विधायकों से मैंने यहाँ तक कह दिया कि जिसने 10 करोड़ 20 करोड़ लिया है उनमें से कुछ खर्च कर दिया हो तो वो खर्च किया हुआ पैसा मैं दे दूंगा, पार्टी से दिलवा दूंगा। आप अमित शाह का पैसा दे दीजिए, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे तो हमेशा आप पर दबाव बनाकर रखेगा। ये अशोक गहलोत का बयान है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते थे, अशोक गहलोत जिन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री रहना चुना। विद्वानों ने इसे रियल पॉलिटिक कहा, नजूमियों ने कहा सचिन पायलट के एक और सितारे के खांचे में इंतजार की लकीर खिंच गई है, और पत्रकारों ने कहा रंगीला राजस्थान, यूनाइटेड कलर हो ना हो, कलर खूब हैं जहां से खबरें आती रहती हैं। और ये खबरें सिर्फ कांग्रेस के खेमे से नहीं आ रही, जहां अब ये लगभग तय मान लिया गया है कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाएंगे। लगभग ये गिनती रोज होती है जयपुर में कि कौन कौन से विधायक उनकी गतिविधियों के भौगोलिक क्षेत्र के इर्द गिर्द देखे या पाए गए और किसने किस तरह से उन्हें मदद पहुंचाई कैमरे के लेंस के सामने आए बिना। बात इस पर भी होती है कि इतना सब होने के बावजूद कैसे गहलोत ने न सिर्फ ओल्ड गार्ड को साधा, दिल्ली को साधा, बल्कि नए में भी जो भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है वो उनके दरबार से मुस्कुरा कर लौट रहा है। पर बात सिर्फ कांग्रेस की क्यों, चुनाव तो बीजेपी भी लड़ेगी। और बीजेपी के खेमे से खबर है कि जिन सतीश पूनिया को पार्टी प्रभारी ने लगभग अभयदान देते हुए ये कहा था कि इन्हीं के नेतृत्व में संगठन चुनाव लड़ेगा, उन्हें किनारे कर दिया गया। नए किस्म के रणनीतिक गठजोड़ों की बात हो रही है। पूछा जा रहा है कि विधानसभा के बाद लोकसभा पहुंचे और अध्यक्ष बने ओम बिड़ला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। क्या स्पीकर महोदय भी मुख्यमंत्री की रेस में है? और उसके बाद एक लंबी लड़ी सी खुल जाती है भारतीय जनता पार्टी के भी दावेदारों की। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो लगातार तेवर दिखा रही हैं, फिर अंदर खाने की जानकारी रख कर या रखने का दावा करके सेंसेक्स पे अपने रेट को मेंटेन करने वाले हैं, जो कहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 के यहाँ उनकी पूछ नहीं है। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिनको लगता है कि इसी पूछ के सहारे वो मजबूत रहेंगे। फिर गहलोत खेमे के लोग याद दिलाते हैं, शेखावत का जिक्र करिए तो संजीवनी में एसओजी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसको मत भूलिए। इसके अलावा कभी राजेंद्र राठौड़ हैं जिनका वरिष्ठता क्रम है, लेकिन पार्टी के नए नवेले लोग कहते हैं कि अब उस अंदाज की राजनीति कहाँ ही रही जहां वरिष्ठता को एकमात्र योग्यता मान लिया जाए। पूनिया हैं, संगठन संभालने वाले चंद्रशेखर हैं, सुनील बंसल हैं जो राष्ट्रीय फलक पर आ गए रहने वाले राजस्थान के हैं, ओम माथुर हैं और अश्विनी वैष्णव भी तो हैं जो मूलतः राजस्थान से हैं। तो क्या हुआ जो वो ओडिशा काडर के अधिकारी रहे और अब केंद्र में रेल मंत्री हैं। तो आपने देखा अभी थाल में खीर परोसने में भी इंतजार है, लेकिन दावतों के न्योतों का इंतजाम भरपूर हो गया है। और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार में घूमते घूमते प्रशांत किशोर की टीम ने सचिन पायलट को एक मंत्र दे दिया है, स्टार्टअप मंत्र, कि अगर चुनाव लड़ना ही है, नेतागिरी करनी ही है तो अपने दम पर कोई पार्टी फ्लोट करो, फिर भले ही उस परचम के नीचे तुम हनुमान बेनीवाल या अरविंद केजरीवाल के साथ साझेदारी कर लो, कंपनी अपनी होगी तो मालिकाना हक बरकरार रहेगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसमें तीसरे मोर्चे की गणित दूसरे और पहले की गणित है। और इस गणित को गुनगुनाने के लिए मैं स्वागत करता हूं आपका लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो में, नेता नगरी में। इस सत्र में हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान हैं, एक एक करके आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर मुकेश माथुर जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक न्यूज चैनल से जुड़े हुए शरद कुमार जी। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता नगरी के दर्शकों के बीच खासे लोकप्रिय लोकमत समूह से जुड़े हुए पत्रकार आदेश रावल जी। स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी, एक बार फिर आपका। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं वो जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य नेता नगरी का संपन्न नहीं होता है, वयोवृद्ध पत्रकार और अपनी सूक्ष्म टिप्पणियों के लिए विख्यात राहुल श्रीवास्तव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सौरभ जी। आदेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बड़ा पब्लिक पसंद करती है कि आदेश बाबू घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम क्या होगा, किन किन नामों पर विचार चल रहा है
और या 11 जून लगभग तय है तारीख, जिस दिन राजेश पायलट जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में देहांत हुआ था, और जिस तारीख पर एक बड़ा आयोजन होता है, और उसके आगे पीछे की क्या हरकतें हैं, बताइए। देखिए, राजनीति में संभावनाओं को कभी नकारा नहीं जाता, और क्योंकि पार्टी के भीतर दो तबके ऐसे हैं, एक ये चाहता है कि इस यात्रा को एंटी पार्टी एक्टिविटी मान के, अनुशासनहीनता मान के इनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक दिन का अनशन किया था। लेकिन उसके साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो इस बात से सहमत है कि सचिन पायलट अपनी पार्टी में सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, वो उस बात की कर रहे हैं कि जो उन्होंने वायदे किए थे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। सचिन पायलट का आज दूसरा दिन है यात्रा का। उस यात्रा में तिरंगा झंडा है, पीले झंडे हैं, वो चल रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। विधायकों को आने से मना किया गया है कि आप यहाँ पे मत आइए, लेकिन जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोकल विधायकों का पूरा समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी, आपके दर्शकों के लिए कहानी सुना देता हूँ कि जब पिछली बार सचिन पायलट ने ये अनशन किया था एक दिन का जयपुर में, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पार्टी ने इस बात का मन बनाया था कि सचिन पायलट को एक नोटिस जारी कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पवन खेड़ा आए, उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमारे जो मीडिया के इंचार्ज हैं जयराम रमेश, वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली कांग्रेस ऑफिस में कर्नाटका की सीईसी की बैठक चल रही थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार सब बैठे हुए थे। उस नोटिस की कॉपी लेके जब जयराम रमेश पहुंचे अंदर और दिखाया उन्होंने खड़गे साहब को, और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, फिर उन्होंने दिखाया उसको केसी वेणुगोपाल को। सब ने कहा कि ठीक है, आप ये नोटिस जारी कर दीजिए, इसे हम एंटी पार्टी एक्टिविटी मान लेते हैं। और ये पूरी लॉबी, ऐसा माना जाता है कि ये पूरी जो लॉबी है ये अशोक गहलोत के साथ है। यानी 25 सितंबर की घटना के बाद अशोक गहलोत और ज़्यादा मुझे लगता है मजबूत हो गए पार्टी के भीतर, क्योंकि एक बड़ा तबका, खासतौर पर सीनियर लीडरशिप, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये सब उनके समर्थन में खड़े हैं, जो कहते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, कहीं पंजाब जैसा हाल ना हो जाए। तो जयराम रमेश ने जब अप्रूवल ले लिया वो नोटिस जारी करने के लिए, तो उनके पीछे पीछे रणदीप सिंह सुरजेवाला आए। उन्होंने कहा कि क्या आपको किसी ने सचिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है? तो जयराम ने कहा कि नहीं कहा। बोला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सचिन को पसंद करते हैं, अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो सोच समझ के करिएगा, सब कुछ आपके ऊपर आएगा। इस तरीके से जयराम रमेश उस बात से घबराए और उन्होंने उस नोटिस को फाड़ दिया। फिर बाहर आके कहा कि मैं एक 2 लाइन का ट्वीट करूंगा। लेकिन तब तक सचिन पायलट का जो धरना था, जो एक दिन का अनशन था, वो खत्म हो चुका था, और कांग्रेस पार्टी ने ना कोई नोटिस जारी किया, ना जयराम ने कोई ट्वीट किया। इस तरीके से वो बात टल गई। लेकिन अब यात्रा को एक बार फिर से उसी दायरे में लाने की कोशिश चल रही है, और कांग्रेस पार्टी को इंतजार है कर्नाटका के चुनाव का। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई हलचल जरूर होगी, जिसमें एक बड़ा तबका है जो चाहता है, जो समर्थक अशोक गहलोत के, कि सचिन पायलट की इस यात्रा को पार्टी के खिलाफ माना जाए और उन्हें एक नोटिस जारी किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ नोटिस जारी होगा, या उन्हें पार्टी के खिलाफ एक्शन भी पार्टी के खिलाफ ले सकती है? ये बड़ा सवाल है सौरभ जी। अभी क्या सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई ऑफर आया है? देखिए, कई बार ऐसे ऑफर आए, जहां तक मुझे जानकारी है कि सचिन पायलट को यह कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी का चेहरा बन जाइए, ताकि, और हमारे पास वहां काडर है हमारा एक, लेकिन सचिन पायलट ने उस प्रपोजल को कई बार पहले वो ठुकरा चुके हैं। कई, जैसा कि जो आपने सवाल पूछा है, इसकी जानकारी अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस हाईकमांड को दी थी कि सचिन पायलट जो है आम आदमी पार्टी के टच में है। लेकिन वो महज कुछ मुलाकात थी जिसमें उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था। तो उसमें प्रपोजल में ये था कि आपके आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल और आप हमारे चेहरा। आपको याद होगा जब हनुमान बेनीवाल की बेटी का बर्थडे था, वो दिल्ली में मनाया गया, उसमें भगवंत मान भी गए थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, संजय सिंह भी थे। तो वो अपने आप में एक मैसेज था। तो ये प्रपोजल ये था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का चेहरा राजस्थान में सचिन पायलट बने, और साथ में हनुमान बेनीवाल भी आ जाएं। ये एक प्रपोजल था, लेकिन जिस सचिन पायलट ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में जाना नहीं चाहते थे। और जिनके भरोसे मानेसर आए थे, उनकी तरफ से कोई संदेश? सचिन पायलट के अच्छे दोस्त गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात की पहल नहीं की कि वो भाजपा में आ जाएं, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा आए और तमाम दूसरे नेता आए?
देखिए, राजस्थान में जिस तरह की पॉलिटिक्स है, वहाँ बीजेपी में मुख्यमंत्री के, जैसा आपने खुद अभी पढ़ के सुनाया कि कितने लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में बाकी सब कुछ मिलने के लिए पार्टी तैयार है कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, आप सीईसी में आ जाओ, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। फिलहाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अच्छा। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। तो उस स्थिति को समझें तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और जो उनके कलीग्स जो उनके साथ यूपीए में थे, जो गए हैं बीजेपी में, उनका आप हाल देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्यों ऐसा फैसला नहीं ले रहे हैं। और जब आपने बात की कि सचिन पायलट हमेशा एक बात कहते हैं, आपने जिक्र किया मानेसर का, वो ये कहते हैं कि मैं चाहता था कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ ये आंदोलन किया था, या मैं बैठा था, मैं बागी हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत 25 सितंबर को सोनिया गांधी के खिलाफ बागी हुए, क्योंकि सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष थी, विधायक दल की बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई। तो ये फर्क है इन दोनों, मानेसर वाली बात में और अशोक गहलोत वाली बात में, जो सचिन पायलट के नजदीकी लोग हमें बताते हैं। व्याख्याओं का फर्क है। अच्छा शरद जी, क्या जानकारी हमारे पास अशोक गहलोत खेमे की तरफ से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आज तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर में थे और बार बार फोन भी देख रहे थे और अपने ओएसडी को बुलाकर पूछ भी रहे थे कि दिल्ली से कोई खबर आई क्या। सुखविंदर सिंह रंधावा और बाकी सब प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा सब रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे थे और इस तरह से कहा जा रहा था कि नोटिस आ जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जब आज सुबह से सचिन पायलट यात्रा में निकल रहे हैं सौरभ, और हर 1 घंटे में कोई फोन आ रहा है, वो लोगों से हटकर बाहर जा रहे हैं, वो फोन पर बात कर रहे हैं, फिर वापस से आकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यही चर्चा हो रही कि ऐसा कौन सा फोन आ रहा है जो एकांत में जाकर बात करके वापस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट का दिल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में अटका हुआ है। हालांकि उनकी तैयारी पूरी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कर रखी है कि हमारा अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो जिसे अपने यहाँ कहावत है ना कि 2 भाई होता है, एक मौज में फिर दूसरा फौज में निकल जाता है। तो अगर अशोक गहलोत मौज में रहते हैं तो मैं फौज में निकलूं, और फौज में निकले हुए देखिए 45 डिग्री के तापमान में मैंने अपने राजस्थान में 20 साल के राजनीति कवर करने के दौरान ये नहीं देखा था कांग्रेस नेता के लिए इतनी भीड़ आई। अभी राहुल गांधी के लिए या अडानी के खिलाफ 100-200 लोग इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। सारे संसाधन लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो जो रिस्पॉन्स है देखिए, जमीन पर बात करें तो अद्भुत है। हमने नहीं सोचा था कि आग बरसती गर्मी में ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, मगर सचिन पायलट कहीं ना कहीं, जैसे प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, आधिकारिक रूप से तो नहीं आ रहा है मगर चर्चाओं में है। उनके प्रचार प्रसार करने के जो तरीके हैं वो सारे तरीके लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे है, आईपैक उनकी कंपनी है, वो नहीं होंगे तो वो एक तैयारी तो है, तैयारी है, वो जून की तैयारी है या फिर दबाव की तैयारी है। मैं जहां तक अध्ययन कर पाता हूं या फिर मैं उनसे बातचीत किया था यात्रा में जाने से पहले, 1 दिन पहले रात को मैं मिलने गया था वक्त लेकर उनसे। जब बातचीत होने लगी तो मैंने कहा कि आपको कांग्रेस में रहना चाहिए, तो मजाक करने लगे कि आप भी प्रशांत किशोर हो क्या? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पत्रकार लोग सलाह भी देने लगते हो। तो हमने कहा कि हमारी आदत हो जाती है सर, 20 साल 22 साल बाद हम पत्रकारिता करने के बाद ना नेताओं को सलाह दे डालते हैं, तो आदत से मजबूर होते हैं हम। फिर वो बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं मुझे कि किसी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, किसी ने कहा महासचिव बन जाओ, किसी ने कहा कार्यकारी अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन आज तक मुझे राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने कुछ भी बुलाकर नहीं कहा है। अगर वो बुलाकर मुझे कहें कि तुम्हें एआईसीसी में पोछा मारना है तो मैं मारने के लिए तैयार हूं। किसी दूसरे और तीसरे नेता के कहने से क्या मिलता है? तो मुझे लगा कि एक पीड़ा थी उनके दिल के अंदर जो बातों बातों में वो बोले। ये सही है कि जब से वो मानेसर से लौटे हैं सौरभ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई ऐसी सभा नहीं छोड़ी है जिसमें मानेसर की घटना उठाकर इनको अमित शाह के साथ जोड़कर और जलील नहीं किया हो। वो मीडिया में आता नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो सामान्य बातचीत है, और जब उसके रिएक्शन में कुछ बोलते हैं तो अखबार में छप जाता है गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला। मुझे लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि घर में बैठे बैठे मैं टीवी पर देखता रहूं कि अशोक गहलोत रैली कर रहे हैं तो कब तक करूं मैं। कहीं ना कहीं
लीडरशिप एब्सेंट जो राहुल उस दिन बातचीत में कह रहे थे कि कांग्रेस में एक लीडरशिप एब्सेंट है, उस लीडरशिप एब्सेंट की वजह से हो रहा है। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो या पवन खेड़ा हो, सचिन पायलट का खेमा ऐसा मानता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनको साध चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रिलीफ होकर उनकी छाती पर यहाँ दिल्ली में बैठे, और वक्त भी नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये हो सकता है कि सचिन पायलट को, जैसा कि लोग चर्चा करते हैं, हमारे कहने से क्या होता है कि सचिन पायलट को फ्यूचर लीडर के रूप में घोषित करके दोनों साथ में चुनाव में जाएं, मगर किसी भी प्रभारी की इतनी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दे कि आप अपने हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट को भी बैठा लीजिए। ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ कि राहुल गांधी ने कहा, जिसे आपने शुरू किया कि यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान, अब रंग बिखर गया है। यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान फोटो ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक नहीं 2 मुख्यमंत्री बनाकर भेज रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। ये रोमांटिक आइडिया हो सकता है सत्ता के बारे में राहुल गांधी का, मगर प्रैक्टिकल आइडिया होता है नहीं, मुख्यमंत्री एक ही होता है। अगले ही दिन सचिन पायलट टीवी पर देखते हैं कर्ज माफी की घोषणा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है तो वो दिल्ली होते हैं, फिर वहां से बिखराव शुरू हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही होता है, और बिखराव होते होते ये स्थिति तक पहुंच जाती है कि ये कंप्लेन करने जाते हैं, वहां सुनवाई होती नहीं है, और फिर ये बगावत कर लेते हैं, बगावत बीजेपी के साथ, जैसा कि आरोप लगता है कि उन्होंने किया। घर वापसी हो जाती है, प्रियंका गांधी मना कर लाती हैं। उस दिन पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार से नाराज हुए। उन्हें लग रहा था कि पांव का कांटा निकल गया है, वापस मेरे पांव में चुभा दिया गया। करना होना यही चाहिए था, जो कि आदर्श स्थिति होती कि हमारे यहाँ, आपको याद होगा कि शादी में फूफा जी लोग अक्सर बारात बिगाड़ दिया करते हैं, और एक फूफा जी जो अगर रूठ जाए तो पूरी बारात खराब हो जाती है। मगर फूफा जी कोई बहुत बड़ी बात पर नाराज नहीं होते हैं। करना क्या होता है कि दाल उबल रही होती है, उससे पूछ लेना होता है कि फूफा नमक डाल दे उसमें, फूफा इसी में खुश हो जाते हैं, दाल में तो नमक डलनी ही होती है। बस ये फूफा जी को नाराज कर दिया इन्होंने, साथ लेकर घूमते सचिन पायलट को, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर साथ घूमते हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूर की कौड़ी खेलते हैं। वो पहले भी ओला परिवार, मदेरणा परिवार, मिर्धा परिवार सबको किनारे लगा चुके हैं। बीच में जो उनके हम उम्र आए, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, नारायण सिंह, जिन्होंने सपना देखा, उनको घर बैठा दिए, और अब नई पीढ़ी के आए हैं सचिन पायलट का करीब करीब ये तय हो गया है कि घर बैठेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत का जिस तरह से पार्टी पर कब्जा है। अब ये सचिन पायलट कहते हैं कि, इनका तर्क है कि लोग कहते हैं कि विधायक बिक गए बीजेपी के साथ पैसों से। यहां भी तो हमने जिनको मंत्री बनाया था, जिनको जिता के लाया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैसों से खरीद लिया। मैं कैसे कैसे प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह खाचरवास को मंत्री बनाया था, मुझे ही पता है, मगर वो भी पाला बदल के चले गए, क्योंकि सत्ता था, सत्ता के आगे पैसा है, रुतबा है। तो यहां पर भी तो हमारे लोगों को खरीदा गया। तो इस तरह के तर्क है, और दूरी इतनी ज्यादा हो गई है सौरभ की मुझे लगता नहीं है कि इस दीवार में कोई सुराख कांग्रेस आलाकमान कर पाएगा आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि ये ईंट रखते ही जा रहे हैं दोनों दीवार के ऊपर, और ये दीवार लंबी ही होती जा रही है। अब सचिन पायलट देखिए कह रहे हैं कि मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसने कार्रवाई नहीं की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बाबूलाल कटारा को किसने सदस्य बनाया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो गिरफ्तार हुए हैं। तो हमला तो उन्हीं पर आप बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे, शरद जी, आप हमलों का जिक्र कर रहे हैं। गहलोत का खेमा कह रहा है कि जिन राम सिंह कासवा के कहने पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी हुई, वो राम सिंह कासवा खुद कह रहे हैं कि मैं इस मसले पर सचिन पायलट से मिला था, उन्होंने कहा मेरे वसुंधरा राजे से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। तो ये तो दोनों ही तरफ से बातें आ रही हैं ना। अब राम सिंह कस्बा इन दिनों राइट हैंड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। कुल जमा के मैं यही पब्लिक को यही बताना चाहता हूं कि नेता कब किस कुर्सी पे बैठा है उसके हिसाब से उसके बयान बदलते रहते हैं। मुकेश माथुर जी बदल जाते हैं। जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश माथुर जी। जी सौरभ, अशोक गहलोत खेमे की तरफ से क्या तैयारियां दिख रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या वो आश्वस्त हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन्हीं को चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगी, और किन स्कीम्स को वो पुश कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए? क्योंकि बीजेपी की तरह वो भी कांग्रेस के बैड डिफेंडर रहे हैं, और दोनों ही बार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस बुरी तरह हारी है।
2003 में भी और 2013 में भी। बिल्कुल। तो सचिन पायलट उनके लिए कुछ महीनों पहले तक बहुत बड़ा कंसर्न था। 25 सितंबर के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि अशोक गहलोत जो थे वो खलनायक की तरह सामने थे हर तरह से, और उनको सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ी। जब खड़गे और माखन यहाँ जयपुर आए, विधायक दल की बैठक हुई और वो एक तरह से कहा गया कि भाई सचिन को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर इस्तीफे हो गए विधायकों के। उसके बाद पूरी स्थितियां एकदम से अशोक गहलोत के खिलाफ हुई, उनको जाके माफी मांगनी पड़ी और सचिन के साथ एक सहानुभूति जुड़ी कि फिर से इनके साथ अन्याय हुआ है वगैरह वगैरह। और उसके बाद 1-2 महीने ऐसा लगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर स्थिति में है, आला कमान की नजर में और जनता की नजर में। उसके बाद से अशोक जी ने बहुत सारा अपना फोकस अपने काम पे किया। हालांकि वो बीच बीच में बयान देने से नहीं चूकते थे और हम मानते थे कि अगर सचिन कुछ बोलता है तो 24 घंटे में अशोक गहलोत का कोई बयान आएगा, अशोक जी कुछ कहते हैं तो 24 घंटे में सचिन बोलेंगे, बस 24 घंटे का एक पीरियड होता था। तो ये सब चलता रहता था। लेकिन इन्होंने फिर धीरे धीरे एक बजट पेश किया जो पूरी तरह से लोक लुभावन बजट था और उसमें ढेर सारी फ्रीबीज है ना। एक सामाजिक सुरक्षा पे इनका जोर रहता है अशोक जी का लगातार कि सामाजिक सुरक्षा देना जो है वो सरकार का काम है, लेकिन उसकी आड़ में या उसके नाम पर बहुत सारे फ्रीबीज और सब कुछ। फिर उन्होंने महंगाई राहत शिविर एक शुरू किया। मतलब मेरा कहना है कि पूरे देश में कोई भी सरकार महंगाई और बेरोजगारी ऐसे 2 शब्द हैं जिनसे परहेज करती है, क्योंकि पता है कि इन दोनों चीजों को एड्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने एक महंगाई राहत शिविर, जिसने भी इनको सुझाव दिया होगा, इसका आइडिया दिया होगा, लेकिन इन्होंने एक शुरू किया। उसमें अब ये मोबाइल, बिजली, पानी, और मोबाइल तो खैर ये महिलाओं को देने वाले हैं, वो तो भी इन्होंने उसमें रखा हुआ है ठंडे वस्ते में, लेकिन बिजली का बिल कम करना, सिलेंडर 500 रुपए में देना वगैरह वगैरह 10 तरह की चीजें इन्होंने ले रखी है। तो अशोक जी यही करते रहे कि जब जब मौका मिला तो सचिन को जवाब देते रहे। खासतौर से जब जब राहुल गांधी का राजस्थान में दौरा होता था तो उस समय एकदम टाइमिंग वही रहता था, कोई ना कोई चीज ऐसी बोलते थे। जैसे हाल में अभी उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी सरकार तो इसलिए बची कि वसुंधरा जी जो थी वो अड़ गई कि भाई पैसों के बल पे विधायक नहीं खरीदे जाने चाहिए, गलत है, अनएथिकल है। तो जब जब राहुल का दौरा होना होता था उससे ठीक पहले कोई ना कोई ऐसा बयान देना। लेकिन फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा ट्रैक बदला या थोड़ा सा जैसे क्रिकेट में कहते हैं स्टांस बदला और पूरा फोकस अपनी योजनाओं पे कर दिया। फिर अपनी योजनाओं की ब्रांडिंग करना वो एक और नेक्स्ट लेवल कि कर्नाटक के मैनिफेस्टो में भी राजस्थान की योजनाएं कैसे आए, इस तरह से इन्होंने करना शुरू किया। तो इनका फोकस इस तरह से अपनी योजनाओं पे रहा और अब जाकर मेरे ख्याल से कांग्रेस के आला कमान की नजर में कहीं ना कहीं राजस्थान मतलब अशोक गहलोत जम गया है। इन्होंने जमाया है चौतरफा काम करके, और जैसे भी ये हैं अपनी राजनीति के चतुर व्यक्ति, तो इस तरह से उन्होंने किया है। तो योजनाओं पे तो जोर है ही। जी शुक्रिया मुकेश जी। अब मैं राहुल श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या है कांग्रेस का अंतर्द्वंद? ये सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक है या एक बड़ी प्रक्रिया है? सौरभ, ये लार्जर पिक्चर जो अभी शरद कह रहे थे, ये मैं काफी दिन से कह रहा हूं, ये पूरी क्राइसिस अगर आप देखें जिस दिन से पैदा हुई है वो 2000 जब से चीफ मिनिस्टर का झगड़ा हुआ है और यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान की बात शुरू हुई है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल 50-50% शेयरिंग ये हिंदुस्तान में कहीं सक्सीड नहीं हुआ है। ये इसका जनक कौन था और किसके दिमाग की उपज थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी बसपा में नहीं हुआ, मायावती ने धोखा दिया, बीजेपी नाराज हो गई, सरकार गिर गई। उसके बाद अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में यह फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कांटा बना हुआ है, राजस्थान में लगातार हुआ ही हुआ है। अब ऐसे फॉर्मूले के कारण अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उस समय भी जब ये एग्री हुआ था, अगर ऐसा आश्वासन दिया गया था कि एक दिन आएगा पप्पू तेरा दिन, तो ये फॉर्मूला फॉल्टी है, इसमें इनहेरेंट फॉल्ट है। और ये तभी होता है, ये अंडरलाइन करता है कि आपकी हाईकमांड कितनी कमजोर है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी एक डिसीजन को एनफोर्स कर सकती है कि नहीं, कि वो लोक लुभावन सबको प्रिय होने वाला डिस्प्लीज नन काइंड ऑफ एक फॉर्मूला देकर के नेताओं को भेजी थी कि चलिए ट्रूस हो गया, अभी अगली बार अब आए तो अब ट्रूस हो गया, अब आए तो अब ट्रूस हो गया। अब आदेश बात कर रहे थे नोटिस की साहब, ये क्या नोटिस है साहब? नोटिस, सचिन पायलट नोटिस से डरेंगे? जब सोनिया गांधी के भेजे हुए दूतों को
के खिलाफ जाकर के एक मीटिंग कराई जाती है, उसमें नोटिस का कुछ नहीं होता, तो ये इस पे नोटिस का क्या होगा? नोटिस के कोई मायने नहीं है। मैं कुल मिलाकर के अगर कहूं तो ये क्राइसिस कांग्रेस की हाईकमांड की लैक ऑफ स्ट्रेंथ या उनकी डिमिनिश्ड इक्विटी जो होती है, जो उनकी सत्ता कम हो जाती है, ये उसका परिचायक है। ये एक क्लियर डिक्रीज इन स्ट्रेंथ है सेंटर की, कांग्रेस की, कि वो किसी डिसीजन को एनफोर्स नहीं कर सकती। हालत ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा हो जाएगा या कुछ फला हो जाएगा, मेरे को जो इक्वेशन दिख रही है, जो मैं लोगों से बात करके दिख रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने आज एक फैसला अंदर ही अंदर एक असेसमेंट कर लिया है कि सचिन पायलट अगर चाहें तो चुनावों से पहले सरकार नहीं गिरा सकते। अशोक गहलोत में इतना मादा है कि वो सरकार बचा लेंगे, और कांग्रेस हाईकमांड ये जान चुकी है कि अगर अशोक गहलोत को धक्का दिया गया तो अशोक गहलोत सरकार गिरा सकते हैं, और कांग्रेस को चुनाव से पहले एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो उनके पास राजस्थान में वो सत्ता में नहीं होंगे। ये एक थ्रेट वैल्यू जो है, यानी सचिन की थ्रेट और गहलोत की थ्रेट, इन दो थ्रेट्स के बीच में कांग्रेस हाईकमांड फंसी हुई है, और उनको इस समय पे अशोक गहलोत की थ्रेट जो है ज्यादा मजबूत दिखती है। यही एक वो है ब्रॉड एनालिसिस। इसके अलावा ये कहना कि फला बाद में कुछ हो जाएगा, ये कर्नाटक नैरेटिव की बात हो रही है। ये कर्नाटक नैरेटिव साहब, ये सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमांड के तमाम लोगों से बातचीत में ये बात बोल दी है कि ये कर्नाटक नैरेटिव सिर्फ सचिन पायलट पे क्यों इंप्लीमेंट होता है कि झगड़ा मत करो, इस समय पे ऐसा मत करो, कर्नाटक में वोटिंग हो रही है। ये अशोक गहलोत पे तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि ठीक चुनावों के पहले अशोक गहलोत धौलपुर जाते हैं, और धौलपुर जाकर के वो जो बयान आप पढ़ रहे थे उसमें सचिन पायलट को करोड़ों रुपए दिए गए एमएलए को, ये सारी बातें वो पुनः उठाते हैं, ये जानते हुए। देखिए, अगर आप गहलोत की पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले शरद के साथ एक मैं रेडियो रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग उस पर कहा था कि साहब ये जो पूरा चल रहा है जिस तरह से अशोक गहलोत का, ये पुरानी फिल्मों में जो अजीत होते थे विलन, वो जो नेगेटिव रोल में कैरेक्टर आते थे, वो उनका एक डायलॉग था कि फला को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। तो क्या है कि पहले सचिन पायलट को मंत्री होते हुए उनके विभाग के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया जाता था, उनके सहयोगी के खिलाफ फाइलें उठी। सचिन पायलट उस टाइम थोड़े जोश में थे, राहुल गांधी की बैकिंग है, प्रियंका गांधी उनको पसंद करती हैं, दिल्ली में उनकी डायरेक्ट पैठ है, तो साहब वो बगावत पे आ गए, और बगावत पे आ गए, नहीं गिरा पाए गहलोत। पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, जैसे शरद ने कहा, उनको धो डाला, बड़े बड़े परिवार निपट गए, उन्होंने निपटा दिए। सचिन पायलट उनके लिए छोटी चीज थे। सचिन पायलट को एक बगावत का टेम्पलेट लगवा दिया गया, उसके बाद से उनके हाथ में कुछ ज्यादा रहा नहीं। आप देखिए, करते करते आज हालत यह है कि सचिन पायलट की जो है हालत, कि कहा यह जाता है कि ये दिल नाकाम सही, नाउम्मीद नहीं है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लेकिन साहब, इस समय पे सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं नाउम्मीद हो चुका हूं। ये जो उनका अनशन है, ये जो उनकी पदयात्रा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए है कि मैं पॉलिटिकली रेलेवेंट रहूं चुनाव के पहले। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की जो इस समय स्ट्रेंथ, जो सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक अशोक गहलोत ने धीरे धीरे अपना शिकंजा इतना बेहतरीन कर लिया, और जो कि मुझे सबसे ज्यादा दिखा अभी जब राहुल गांधी सूरत के केस में फंसे हुए थे, तो जिस तरह से कोर्ट में बुलाने में अशोक गहलोत को बुलाया गया, वो एक इंडिकेशन था कि अशोक गहलोत टुडे मींस द चार्म सर्कल ऑफ द कांग्रेस फर्स्ट फैमिली, कांग्रेस के प्रथम परिवार का चार्म सर्कल है साहब। तो वो जो डिस्टिंक्शन हो गया, उसके बाद सचिन के पास साहब कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है। वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए ये सब कर सकते हैं, और कह यही सकते हैं। अगर आप किसी भी सचिन पायलट के क्लोज कैंप के आदमी से बोलें तो साहब वो यही कहेगा कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि अब पेंशन हो गई। तो ये कुल मिलाकर के सचिन पायलट का एक और अटेम्प्ट है, जैसे कि शरद ने भी किया होगा, तमाम लोग करते हैं कि, मजाक कर रहा हूं, कि नौकरी की बातचीत कहीं शुरू करते हैं, बायोडाटा सबमिट करते हैं, बातचीत आती है, एक चिट्ठी आती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको धमकी देते हैं, साहब देखो मैं वहां चला जाऊंगा।
तो ये थोड़ा सा सचिन पायलट का दिल जो है वो आज भी कांग्रेस में है। सचिन पायलट जानते हैं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है वो बाइपोलर है और उसके अंदर थर्ड प्लेयर्स का दखल अभी उतना ज्यादा आसान नहीं है, और इसलिए सचिन पायलट विल स्टिल लाइक टू बी इन द कांग्रेस। एक फैक्टर और है उनके लिए कि एज इज ऑन हिज साइड। अशोक गहलोत 70-72 साल से ऊपर हो रहे हैं और कुछ सालों बाद उनकी राहुल जी, ये फैक्टर मैं इतने नेताओं के लिए इतनी बार सुन चुका हूं ना कि एज इज ऑन देयर साइड, कि अब वो अपील नहीं करता है। मुकेश माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी तो गुटबाजी खूब है। एक तरफ गजेंद्र सिंह, एक तरफ सतीश पूनिया, एक तरफ राजेंद्र राठौड़, एक तरफ वसुंधरा। क्या चल रहा है भाजपा के खेमे में? भाजपा के खेमे में सबसे लेटेस्ट यही कि जब अशोक गहलोत जी ने वसुंधरा पे सारा ठीकरा फोड़ दिया कि मेरी सरकार ना बचती अगर वसुंधरा जी आगे नहीं आती और वो इसके पैसों से विधायक खरीदने के अगेंस्ट ना होती। ये एकदम से अप्रत्याशित लगा, क्योंकि लंबे समय से ये माना जा रहा था कि इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कोई ना कोई तालमेल है, किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है। और इससे ठीक पहले, मतलब ये प्रहसन शुरू हुआ उससे ठीक पहले, ये पूरी तरह से अशोक जी गजेंद्र सिंह के पीछे थे। संजीवनी का वापस से जिंदा किया गया सारा मामला, और ये उनका नाम नहीं था एफआईआर में, तो एक इनको एम्बेरसमेंट भी झेलना पड़ा जब अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस की तरफ से ये केस लड़ रहे थे, या शायद इनकी तरफ से जो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, और उन्हें वहां कहना पड़ा हाईकोर्ट में कि हम गजेंद्र सिंह जी की गिरफ्तारी की मांग अभी नहीं कर सकते क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं है। उसके बाद इस शर्मिंदगी के बाद नाम जोड़ा गया, मतलब आगे बढ़कर उनका नाम जोड़ा गया, और फिर लगातार बयान दे रहे थे अशोक जी गजेंद्र सिंह के खिलाफ। और ऐसा लग रहा था कि क्या ये वसुंधरा का खेमा ऐसा करवा रहा है ताकि गजेंद्र सिंह चेहरा जो है वो दावेदारी से हट जाए। अब उसके बाद फिर एकदम से ये वसुंधरा पर अशोक जी बरसे, और वसुंधरा ने कहा ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। मतलब वो तो एक तरह से तारीफ कर रहे थे अशोक जी की, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन वसुंधरा जी ने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश है। और अब समझ में नहीं आया कि भाई ये वसुंधरा जी का नाम अचानक कैसे आया, ये किसकी तरफ से आया या क्या। तो बीजेपी में बड़े नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं, और लेकिन बीजेपी का आला कमान यही कहता है कि वे हमारा चेहरा मुख्य प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वो आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलने की उसमें रहेंगे, मुझे जहां तक लगता है। जी शरद जी, वसुंधरा राजे भी बगावत करेंगी क्या? कहा जाता है कि 2008-9 में भी लगभग ऐसी ही तैयारी थी, राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते हुए चुनाव निशान से लेकर तमाम चीजों पर विचार विमर्श हो चुका था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। दोनों ही दौरों की कहानी सुना दीजिए मेरे दर्शकों को, क्योंकि तब लल्लन टॉप शुरू नहीं हुआ था। 2003 और 2004 का दौर देखा है सौरभ, जब वसुंधरा राजे निकलती थी सड़कों पर, तो तक पहुंचने के लिए 15-15, 20-20 मिनट लग जाया करते थे। और एक बार तो बड़ी महंगी घड़ी मैंने खरीदी थी, वो भीड़ में टूट कर गिर गई थी, उसका अफसोस बहुत लंबे समय तक रहा। कल मैं जब देख रहा था नागौर की उनकी सभा सौरभ, तो 1000-2000 लोगों के बीच वो पुराने अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रही थी, और एक छाया नजर आ रही थी। भीड़ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उसी तरह से चुनरी ओढ़ रही थी, उसी तरह से महिलाओं को पकड़ रही थी, मगर भीड़ नदारद थी और जो रिस्पॉन्स होता है वो गायब था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसकी कहानी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और आते हुए गुजर जाते हैं सारे लोगों से मिलकर, फिर वो राजेंद्र राठौड़ से बात करते हैं, जो मोदी बैठे हैं, फिर वसुंधरा राजे बैठी हैं और राजेंद्र राठौड़ बैठे हैं। राजेंद्र राठौड़ से बात करने के दौरान बीच में 10 सेकंड के लिए वसुंधरा राजे कुछ बोल पड़ती हैं, और वो बोलते हुए हम लोगों को समझ में आ गया था कि यही तस्वीर जारी होगी। और राजेंद्र राठौड़ जिनसे वो बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर काट कर और ये तस्वीर जारी होती है। तो बीजेपी में देखो, दुल्हन वही जो पियामन भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाएगा वही दुल्हन होगा, भले ही शेरवानी सिला के सब घूम रहे हो। बीजेपी में कोई झगड़ा नहीं है, चाहे ओम बिरला हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वहां से आदेश आएगा और ये सब एक लाइन में बैठ जाएंगे। हाँ, ये है कि दावेदारी कर रहे हैं, वसुंधरा राजे के लिए राह मुश्किल कर दिए उनके दोस्त कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हालांकि ये नेशनल मीडिया में पहली बार आया है सौरभ, खबर बनी है। हम तो बहुत दिनों से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई। अभी 5-7 दिन पहले
हमारे माइक पर भी इन्होंने हनुमानगढ़ में बोला था, लेकिन इस बार मंच पर बोला और इस तरीके से बोला कि 10-12 करोड़ का पैसे नहीं लौटाए हैं, तो फिर ये सुर्खियां बन गई। मगर ये पहले से बोलते आ रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर, अपने बात में वजन रखने के लिए बोल रहे होंगे, वरना मुझे लगता नहीं कि फंसाने के लिए बोल रहे होंगे। कई तरह की बातें इसमें कही जा रही है कि कल भी जैसा कि हम लोग अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि मैं मौका छोड़ता नहीं हूं बोलने का, कहां बोलना है मुझे पता रहता है। तो वो हो सकता है कि वसुंधरा राजे वापसी की कोशिश कर रही होंगी और लोकप्रिय नेता रही हैं। अब पूरे राजस्थान में आज के दिन में किसी का एक प्रभाव है जो हर जगह जा सकता है, तो वसुंधरा राजे हैं। शरद जी जो नजर आ रहा है वो नहीं, अंदर खाने बताइए, वसुंधरा खेमे में क्या तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी देखिए, तैयारियों में अब जो अशोक परनामी हैं या फिर प्रताप सिंह सिंघवी हैं, राजपाल सिंह शेखावत हैं, कालीचरण सर्राफ हैं, ये यूनुस खान है, ये 6-7 लोगों का गुट है जिनके बारे में कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का शासन था तो उन्हें अच्छा खासा मतलब रुतबा था, कमाई थी। वो लोग एक गुट बनाकर घूम रहे हैं, मगर पार्टी में अभी भी इनकी वापसी नहीं हो रही है। तो जस्ट मनाए थे इन्होंने सीपी जोशी की ताजपोशी के समय, वो भी काफूर हो गया क्योंकि सीपी जोशी तो कुनिया से भी भारी पड़े, वो तो बिल्कुल ही घास नहीं डाल रहे हैं। लगता है कि वहां से निर्देश दे दिया गया है कि दूर ही रहना है। अब वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि प्लानिंग तो ये कर रही है, मगर वो इनके मन में है कि जब फायर ब्रांड नेता उमा भारती नहीं सक्सेसफुल हुई, 100 विधायक ले जाने वाले बघेला नहीं, लिंगायतों के नेता येदियुरप्पा नहीं, कल्याण सिंह नहीं, हिंदू हृदय सम्राट, तो मैं क्या कर पाऊंगी। और एक बेटे का बोझ भी है दुष्यंत सिंह का उनके ऊपर की उनकी भी राजनीति देखनी है। तो वसुंधरा राजे कोशिश कर रही है बार बार से। कल की सभा में देखेंगे आप तो अपना फोटो तो छोटा लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फुल स्क्रीन लगा रखी थी। तो वापसी की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से बीजेपी की मुख्य धारा में हम लौटे, इसके लिए संघ के पुराने नेताओं से संपर्क कर रही हैं, नागपुर से भी संपर्क कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसी पुराने संघ नेता का या फिर नागपुर के संघ नेता का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक बार डायरी में नाम काट देते हैं तो लिखते नहीं है। अब डायरी में नाम काट दिया है या लिखेंगे, इसे लेकर यहाँ पर चल रही है चर्चा। मगर देखिए सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि सतीश पूनिया को क्यों बदला गया? क्योंकि कई लोग तो कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने संगठन को बड़ा रिचार्ज कर दिया है, नेताओं में अलोकप्रिय हैं लेकिन कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं सतीश पूनिया। एक व्याख्या ये बताई गई, कहा गया कि साहब बहुत सारे जो दिल्ली के और जयपुर के नेता हैं वो असुविधा महसूस कर रहे थे, सतीश पूनिया को जिद्दी बताया जा रहा था, अड़ियल बताया जा रहा था। अब देखिए, कुछ तो लोग एक नई पीढ़ी के हैं और जिस किसान समाज से आते हैं उसमें एक अक्खड़पन रहता है, ये बात तो है उनमें। लेकिन सतीश पूनिया के बारे में एक कंसेप्ट बन रहा था कि भाग मिल्खा भाग बने हुए हैं, दिन भर दौड़े ही करते रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। मगर अंदर की कहानी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं, आज के दिन में राजस्थान बीजेपी को वही चलाते हैं, वही सतीश पूनिया को चला रहे थे, वही सीपी जोशी को चला रहे हैं। चेहरा सामने किसी और का होता है मगर चलती उन्हीं की है। और संगठन जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके और सतीश पूनिया के बीच संबंध अच्छे नहीं रह गए थे, क्योंकि धीरे धीरे सतीश पूनिया को भी लग रहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, आखिर कब तक उनके निर्देशों पर भागता रहूं, मैं काम करता रहूं। और ऊपर वसुंधरा राजे लगातार दबाव डाल रही थी। जैसे कि अभी अपना बर्थडे मनाई थी तो दिल्ली से बहुत सारे पत्रकार आए थे, हम भी गए थे, तो हम भी किनारे कुर्सी लेकर बैठे हुए थे। तो वो लगातार सबको ये समझा रही थी कि देखो मुझे पर्सनल नॉन ग्राटा बना रखा है सतीश पूनिया ने, कल का आया वो पहली बार का विधायक है और ये हमको पार्टी में किनारे लगाने की कोशिश कर रहा है। मगर वसुंधरा राजे को बड़ी तस्वीर समझनी चाहिए कि सतीश पूनिया, मैं समझूंगा शरद भाई बड़ी तस्वीर समझूंगा। पहले जरा ये बर्थडे पार्टी की और प्रसंग सुनाइए। हाँ, पर्सन नॉन ग्राटा बना रखा है, और क्या क्या बोला वसुंधरा ने? और तो मैं देखिए उस समय सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, और पता नहीं ये कहना सही हो गया गलत हो गया, खुलासा करना। कह दीजिए लल्लन टॉप है, यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ ही कहेंगे। तो सीपी जोशी का नाम जो है हवाओं में नहीं था, मगर वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी। तो हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लुक दिस सीपी। अब तीसरे नंबर पर इसका उम्मीदवार रहा वल्लभ नगर के चुनाव में, जमानत जब्त हो गई।
लोग तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा लिया दिया गया है। अब ये आरोप सुनने के बाद मुझे लगा कि सीपी जोशी से भी इनके संबंध हो सकता है सामान्य नहीं हो, लेकिन अब जब सीपी जोशी बन गए हैं तो मुझे लग रहा है कि वाकई में इनके संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। सतीश पूनिया बेचारे तो बनने के बाद कम से कम किताब लेकर घर गए थे वसुंधरा राजे के 13 नंबर के बंगले में, ये तो वहां भी नहीं गए। और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि आपने कहा है सूत्र नहीं कहने का, सूत्र तो सूत्र ही होते हैं, तो बता रहे थे कि अभी जब मन की बात की कहानी हो रही थी वहां पर जालोर में, तो कम सीपी कम कह के बुलाई और उन्होंने कहा कि तुम जयपुर कब आओगे, मुझे तुमसे बातचीत करनी है, बैठना है। तो सीपी जोशी ने कहा कि मैडम मैं तो जयपुर रहता नहीं हूं, मैं तो दौरे पर रहता हूं। तो आप समझिए किस तरह से वो मिलने के लिए बेचैन है कि सीपी आओ बैठो, मैं अपनी भूमिका के बारे में तुमसे बात करूं। और सीपी कह रहे हैं कहां वक्त है मेरे पास। ये सीपी नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है। सीपी की नहीं इतनी औकात थी, न सतीश पूनिया की है। अब वसुंधरा राजे को इस बात को समझ रही हैं, मगर समझ के भी क्या कर सकते हैं। पर चंद्रशेखर के भी तो पॉलिटिकल आका होंगे ना, संगठन मंत्री के, उनको कहां से संकेत मिल रहा है? पार्टी प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, अमित शाह की तरफ से संकेत तो उनको भी होंगे ना। देखिए अरुण सिंह बहुत ज्यादा उनको भेज दिया जाता है समन्वय बिठाने के लिए, बर्थडे मनाने भी चले जाते हैं और उसी दिन सतीश पूनिया के धरने में शामिल हो जाते हैं। वो इस पंचायती से दूर रहना चाहते हैं। हाँ, ये है बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ऐसी बात कही जाती है कि वसुंधरा राजे को दो टूक कह दिया है कि आप एक विधायक की हैसियत से काम कीजिए, आपका उपयोग क्या लेना है, कैसे लेना है, हम इसे चुनाव में देख लेंगे। और बीएल संतोष मुझे पता नहीं किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं, मगर बीएल संतोष के निर्देश पर चंद्रशेखर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आरएसएस जो भारतीय भवन है वहां पर प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी का नाम अगर राजस्थान में मुकेश माथुर जी जानते हो, सब लोग जानते होंगे। प्रकाश जी पर लंबे समय तक राजस्थान बीजेपी के सर्वे सर्वा रहे हैं। प्रकाश जी और वसुंधरा राजे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। सतीश पूनिया की विदाई के पीछे एक कारण यह भी था कि प्रकाश जी भी निर्देशित करते थे कि करना क्या है। और निम्बाराम जो फिलहाल अभी प्रकाश जी के बाद काम संभाल रहे हैं, वह भी सतीश पूनिया से उनके भी माफ कीजिए वसुंधरा राजे से उनके भी संबंध अच्छे नहीं है। तो एक तरह से संगठन में चंद्रशेखर हो, निम्बाराम हो, प्रकाश जी हो, ये जो तिकड़ी है आरएसएस की, इस तिकड़ी से व्यतिक्रम संबंध है वसुंधरा राजे का। इसकी वजह भी इस एंट्री में उनकी मुश्किल खड़ी कर सकती है। चलिए, आप सब लोग इतना बता रहे हैं, हम भी थोड़ा सा छुआ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े एक बहुत बड़े और अब राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कहा कि हमने एक दफा वसुंधरा जी से पूछा कि वसुंधरा जी याद करिए 2003 में आपको जो टीम चुनाव लड़वा रही थी, जिता रही थी, जी जान से जुटी हुई थी, उस टीम का क्या एक भी व्यक्ति आपको इस वक्त अपने इर्द गिर्द नजर आता है? क्यों चले गए सब लोग करके छोड़ के? और संकट के समय ही आपको ये टीम क्यों याद आती है? सत्ता में आने के बाद आप तक पहुंचने के रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं? फिर मैं एक वरिष्ठ नौकरशाह से भी बात कर रहा था जो राजस्थान और देश में तमाम बड़े पदों पर रहे। उनकी एक दूसरी व्याख्या थी। उन्होंने कहा यह बात सही है कि वसुंधरा जैसा सख्त प्रशासक जो एक बार ठान ले कि ये करना है तो वो करके ही मानेंगी, बड़ी मेहनती भी है, लेकिन अपने इर्द गिर्द की गड़बड़ियों की तरफ उनका ध्यान समय रहते तो देखिए दूर की बात है देर से भी नहीं जाता है, और यही उनके राजनीतिक कमजोरी का कारण बनता है। मैं रुक करूंगा अविनाश माफ करिएगा आदेश रावल जी का। आदेश जी, भाजपा के खेमे से क्या जानकारी है आपके पास? मुझे पता है आप एक्टिवली कांग्रेस कवर करते हैं, पर मुझे यह भी पता है कि पॉलिटिकल पत्रकारों के पास सब तरफ से हवा आती है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल गए थे राजस्थान और जिस तरीके का रवैया उनका था या व्यवहार था अशोक गहलोत के प्रति, जो कि होना चाहिए था वसुंधरा जी के प्रति, तो ये सबको ना अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। दूसरा, राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे तालमेल बिठाएंगे, ये अभी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी में इस बात की चर्चा है दिल्ली के गलियारों में भी कि कैसे मैनेज होगा वसुंधरा का जो कद है, उनको कैसे, क्या उनको पद देंगे। अब दोनों ही चीज़ें जा चुकी हैं, विधायक दल का जो सीएलपी का पद होता है वो भी और अध्यक्ष पद भी, और दोनों ही नेता उनके खेमे से नहीं बनाए गए। तो अब देखना ये है कि वसुंधरा को
कैसे बीजेपी जो हाईकमांड है यानी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कैसे उनको मैनेज करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो उनके भीतर घूम रहा है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में कही थी एक बात कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। जहाँ तक मेरी कई लोगों से बात हुई थी उसमें जानकारी ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अब थोड़े से पीछे आ गए हैं, उसमें ओम बिरला और अश्वनी वैष्णव ये दोनों उम्मीदवार ज़्यादा बड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान बीजेपी के बीच में। चलिए, वो दावेदारों की और मजबूती मिल गई है। राहुल श्रीवास्तव जी, बीजेपी के घर में ये जो झगड़ा लगा हुआ है उस पर क्या टिप्पणी आपकी? सौरभ, हम लोग कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये सनसेट पॉइंट जो है ना, ये अंग्रेज बनाया करते थे और चढ़ते सूरज को नहीं, डूबते सूरज को नहीं, देखना बंद करो और चढ़ते सूरज के नेतृत्व को देखो। तो ये सब बातें जहां कहनी जाने लगे तो इशारा बड़ा साफ है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये किसके इशारे पे हो रहा है, साहब देखिए, ऐसा है कि इस पार्टी में अगर किसी को आज भी संशय है कि कोई ढाई भी है तो मैं हैरान होऊंगा, क्योंकि 2 से ऊपर कोई नहीं है और तो कोई डाउट नहीं है ये क्यों हो रहा है। अरे पर सही कहा गया मनसबदार अपने मन की थोड़ी बहुत तो करेंगे ही ना, माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ा होता होगा साहब। माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि माइक्रो मैनेजमेंट ये है कि आप किसी को धक्का देके गिरा दो, तो बस से गिरा दो, कार से गिरा दो, जहाज से गिरा दो, कहीं से गिरा दो, मगर धक्का तो दिया जाए। तो यानी वो थोड़ा वेरिएशन तो साहब इतना तो हो सकता है, मगर किसके कहने पे ये बड़ा क्लियर है। देखिए कि ये बात कि दोनों नाम काट दें, शरद ने कही, ये बिल्कुल सही बात है साहब। क्या है कि और ये नाम काटे की जो क्राइसिस है, ये नाम काटे की क्राइसिस जो है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई बागी होता है, कोई बहुत नुकसान बेकार आदमी होता है, जीत नहीं सकता तो उस नाम कट गया। इस समय बीजेपी के अंदर 2014 से यह भी प्रॉब्लम है कि आपका अगर कद बहुत बड़ा है, आप एक रीजनल सैट्रैप हैं, अगर आपकी अपने इलाके में पैठ है तो साहब आपका नाम कट सकता है। तो ये बात याद रखिए, ये बात दिखी है आपको। रमन सिंह देख लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान पिछली बार हो ही गया था, वो तो मामा की माबा मजबूरी थे, और वसुंधरा राजे का हो ही गया है। अगर आप देखें तो 2018 से यह क्रम शुरू हुआ था। 2020 में आपको याद है जब जुलाई के महीने में सचिन पायलट का पहला वो बगावत हुई थी, उस समय पे वसुंधरा राजे धौलपुर से नहीं निकली। वो ये इंडिकेशन देना जा रही है कि ये जो हो रहा है, दिस इज ए मिसएडवेंचर बाय द सेंटर, और उनको पता था कि ये सक्सीड नहीं करेगा क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो इस चीज को नहीं होने देंगे। तब से लेकर के आज तक अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे को किसी भी तरह से कंफर्टेबल होकर के ये इंडिकेशन दैट शी इज अ पावर सेंटर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इन राजस्थान and has the blessing of the center, ये एक बार भी नहीं हुआ है। शरद बैठे हैं, शरद इसको अगर मैं गलत हूं तो कह सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं। मुझे कुछ तारीखें क्या होता है कि आपके अटक जाती हैं दिमाग में। तो अगस्त 21-22 2009 की बात है, तब वो राजनाथ सिंह का उन दिनों वो अध्यक्ष होते थे 2009 में, 34 अशोका रोड पे उनका घर होता था, और 7:36 पे वसुंधरा राजे वहां राजनाथ सिंह जी से मिलने आती हैं, और 8:46-47 पे वो चली जाती हैं, और चेहरे पे उनकी मुस्कान थी, और इवेंचुअली जो थी वो अपने मन की करवा के गई थी। उससे कुछ दिन पहले 50 उनके विधायक जो थे वो दिल्ली आए थे, और उनकी डिमांड थी वही कि राजनाथ सिंह जी वगैरह चाहते थे कि उनको हटाया जाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोस्ट से, और वो नहीं तैयार थी, और वो चाहती थी कि कोई उनकी चॉइस का आदमी जो है वो वहां बिठाया जाए। तो ये उस समय की वो थी कि उस समय आडवाणी जी और उनका जो एक गैंग था या गुट था बीजेपी का, वो राजनाथ सिंह जी को परेशान करने में लगा था। तो वो वसुंधरा राजे और इन सबको शह दे रहा था। तो हमें याद है कि आडवाणी जी का घर पृथ्वीराज रोड के बाहर बीजेपी के राजस्थान के एमएलए लाइन लगा करके फुटपाथ पे बैठे हुए थे धरना अनशन पे, और उनकी डिमांड यही थी कि हम नहीं जाएंगे जब तक ये हो। और मुझे याद है कि अभी भी कि वो उस टाइम पे बीजेपी का एक चिंतन शिविर वगैरह भी चल रहा था कुछ। तो
राजनाथ सिंह जी ने बड़ी मुश्किल से किसी हालत में जाकर के ये बात जब मनवा ली उन्होंने कि भाई ठीक है आप इनकी बात मान जाइए, तब जो करके वो 50 लोगों का जो रिबेलियन था वो शांत हुआ और वसुंधरा जी इस बात के लिए मानी कि वो हट जाएंगी लीडर ऑपोजिशन पोस्ट से। अब अगर आप मई 2012 में आ जाए, मई 2012 में क्या होता है कि 54 एमएलए जो थे वसुंधरा राजे जी के, वो गुलाब चंद कटारिया जी जो थे वो एक जन जागरण यात्रा निकाल रहे थे। उसको लेकर के वसुंधरा जी नाराज थे कि साहब ऐसा है कि अगर ये यात्रा निकालेंगे तो मैं क्या बेचूंगी। तो इस नाराजगी के कारण उन्होंने 54 एमएलए को अपने सिविल लाइंस के घर में बुलाया। शरद अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। और उसके बाद उनके इस्तीफे ले लिए गए और इस्तीफे लेकर के वसुंधरा जी ने क्या किया कि धमकी दे दी कि मेरे अलावा कोई और सीएम का फेस कैसे हो सकता है। तो क्या है कि आपको याद हो 2012 का ये वो फेज है जब नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी अध्यक्ष थे। नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव चल रहा था। आपको याद है कि बॉम्बे में जब तक संजय जोशी रिजाइन नहीं करेंगे तब तक मैं वहां नहीं आऊंगा, ये सब नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का चल रहा था। तो कुल मिलाकर के वो पीरियड था जब वसुंधरा राजे का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज की बीजेपी की टॉप डिस्पेंसेशन से वो शुरू हुआ था। लेकिन साहब ये मानना होगा कि वो हनक थी उस समय पे, वसुंधरा राजे की जो हनक थी, आज साहब वो डूबता सूरज। ये बीजेपी के टॉप ब्रास ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो अब वो बात वसुंधरा राजे सिंधिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पार्टी टॉप ब्रास का उनके ऊपर हाथ ही नहीं का मामला नहीं है। नाउ द पार्टी टॉप ब्रास इज अगेंस्ट हर। ये जो एलिमेंट आ गया है तो क्या है कि पूरा पार्टी स्ट्रक्चर जो है अब वो रीअरेंट होने लगा है। अब उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग आ गए हैं जो कि हु आर द न्यू फेवरेट्स ऑफ द सिस्टम, कि वो राजपूत नेता हैं, तेज तर्रार हैं। अभी उनका भी बर्थडे हुआ था अप्रैल में, शायद अगर बताइएगा मुझे कि उन्होंने भी इंडियन रिकॉर्ड बुक्स में आए थे कि साहब इतना चंदा किसी ने नहीं दिया। एक चीज जो मुझे सौरभ अजीब लगती है कि ठीक है आपकी मन खट्टा है, किसी चीज पे झगड़ा है, लेकिन वसुंधरा राजे लाइक येदियुरप्पा एक एस्टैब्लिश लीडर है जो कि एक रीजनल सैट्रैप की तरह चलना चाहते हैं। उनको मनाया जा सकता है पार्टी के एक स्ट्रक्चर में, उनको टोन डाउन किया जा सकता है, मगर एक उस लेवल तक ले जाना कि कर्नाटक में जो आज हाल है कि एग्जिट पोल अगर जो कह रहे हैं तो बीजेपी चुनाव हार रही है। तो क्या ये एस्टैब्लिश करना कि अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश करने के लिए एस्टैब्लिश लीडरशिप को डिसलॉज करना, ये एक पॉलिटिकल फिनोमेना इंटरेस्टिंग आप हरियाणा में कर दिए। इसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। आप उत्तराखंड देखिए तो चीफ मिनिस्टर्स आपको बदलने पड़े हैं। कोई बहुत ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो चुनाव जितवा दे। वसुंधरा राजे चुनाव जितवाने वाली नेता। योगी आदित्यनाथ हैज इमर्ज्ड परहैप्स एज द ओनली एक्सेप्शन इनटू द सिस्टम। तो कुल मिलाकर के अगर बीजेपी की इस समय स्थिति देखें तो ये 8 नाम इस समय पे प्रोमिनेंट, जो आपने काफी सारे नाम लिए, वो इस समय पे हैं। लेकिन मैं कहूंगा एक बात, मैं जो कहूंगा कि एक बात ध्यान रखिएगा कि एक पिछले कुछ 2 महीने से एक नाम और चल रहा है। मैं हिंट इतनी दूंगा कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है जिसका नाम चल रहा है। वैष्णवी वैष्णव का नाम लिया आपने, तमाम लोगों का, लेकिन देयर इज वन नॉन पॉलिटिकल पर्सन जिसका नाम पिछले कुछ 1.5-2 महीने से चल रहा है। अभी खबर बहुत कच्ची है इसलिए बोलना ठीक नहीं होगा। अरे क्लू तो दे दीजिए राहुल जी। ये आपके क्लू में तो मारे जाते हैं ना। चलिए ऑन दैट नोट यह बातचीत खत्म करते हैं। मुकेश जी, शरद जी, आदेश जी, राहुल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता नगरी के दर्शक इस राजस्थान पर चर्चा के बाद और भी समृद्ध हुए होंगे। नेता नगरी के इस सत्र का नाम है जवाबदेही, कुछ दर्शकों के सवाल। और चूंकि इस कॉलम को हम फिर से शुरू कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी खूब सवाल आएंगे। अगर आपको अपने सवाल पूछने हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता है netanagri@lallanTop.com। आई रिपीट, netanagri@lallanTop.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इनमें से कई सवालों का जवाब नेता नगरी के इस मंच पर देने की कोशिश की जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पक्का हम लोग स्कैन करते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाता कि सवाल आ ही जाएगा, इसलिए आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ। पहला सवाल नवीन का है। सौरभ भैया आईपीएल में कई यंग क्रिकेटर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप उनमें से किसे टीम इंडिया में देखना चाहेंगे?
दोस्त मैं आईपीएल बहुत एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में किसी क्रिकेट विशेषज्ञ की तरह तो टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने यशस्वी जायसवाल को खेलते देखा है और वो बहुत कमाल का खेल रहा है वो लड़का। तो ये जो दो ओपनर हमें मिले हैं, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, नए पौध की बात करें तो ये बहुत अद्भुत हैं। और यशस्वी जायसवाल का जो पूरा करियर ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे, जब मैंने उनके बारे में और पढ़ा तो बहुत अद्भुत लगा। बहुत ही हम्बल मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, इससे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आप क्या बनते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल प्रांजल का है, क्या पाकिस्तान में इमरान खान के साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान में शांति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? पाकिस्तान में इमरान खान के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसकी चिंता पाकिस्तानी करें। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे बताएंगे। पॉलिटिशियंस के साथ मेरी ज़ीरो सहानुभूति होती है, और पाकिस्तान में वैसे भी पॉलिटिक्स को सेना के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि सेना के बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो भारत की सेना की तरह अनुशासित नहीं है, उन्हें कारोबार भी करना है, उन्हें मौज भी काटनी है, उन्हें कश्मीर का हुआ दिखा के अपनी दुकानदारी भी चलानी है। बाकी इमरान खान ने जो कट्टरपंथ की राजनीति की है वो उसी का बोया खा रहे हैं। भारत के लिए ये चिंता का विषय इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा, एक अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा समाचार नहीं है। अगर आपके पड़ोस में तालिबान होगा, अगर आपके पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता होगी, अगर आपके पड़ोस में मुजाहिदीन होंगे, तो वो अपने लाभ के लिए आपकी सीमा पर भी तनाव पैदा करेंगे, आपको इंगेज रखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान राजनीतिक रूप से स्थिर रहे, जैसे बांग्लादेश राजनीतिक रूप से स्थिर है, जो कि आपके लिए बेहतर है, क्योंकि तब आप बायलैटरल चीज़ें कर पाते हो, आप इंगेज कर पाते हो गवर्नमेंट के साथ। बर्मा में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एक स्टेबिलिटी है, इसीलिए बहुत सारे देश आप देखोगे बर्मा के साथ इंगेज करते हैं। तो अस्थिर पाकिस्तान से हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो एक फेल्ड स्टेट हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टेट है, फेल्ड हो जाएगा, पता नहीं किसके हाथ क्या लगे और वो उससे क्या कांड करे, आतंकवादियों की वो शरण स्थली है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आम पाकिस्तानी है वो इस चीज़ को समझे कि उनके लिए लोकतंत्र कितना ज़रूरी है, और उसकी मजबूती के लिए वो सड़कों पे उतरे। दंगाइयों की तरह उतरेगा तो क्या ही हासिल होगा। अदिति शर्मा, द केरला स्टोरी को लेकर लल्लन टॉप ने कुछ खास नहीं किया, कि आप लोग कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं? हम लोग कंट्रोवर्सी से नहीं बचना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी कहने से बिना किसी आधार के बचना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने रिपोर्टर सिद्धांत मोहन को रवाना किया, जिन्होंने 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय केरल में गुजारा है। वो इस समय वापस आ गए हैं, विस्तार से रपटें लिख रहे हैं, विस्तार से पैकेज तैयार कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है फाइनल रिपोर्ट, वो कुछ एक खंडों में आएगा, 2 या 3 खंडों में, अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कंटेंट के हिसाब से। और केरला स्टोरी के बारे में जो हमने पता किया, जो कन्वर्जन के बारे में, जो कट्टरपंथ के फैलाव के बारे में, पीएफआई के बारे में, उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। केरला स्टोरी फिल्म में जो दिखाया गया उसको लेकर केरल के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। क्या दावे हैं, क्या हकीकत है, ज़मीन पर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन की, कट्टरपंथ की, और आम लोग उससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। केरला में जब हमारे साथी गए तो उन्होंने कुछ एक लोगों से बात भी की। एक ऐसे पिता से बात की जिनका लड़का ISIS में जाके आतंकवादी बन गया, उन्होंने कैसे डिस्कार्ड किया उस लड़के को, सबको। तो कुछ एक अंश हैं जो हम दिखा चुके हैं। मैं अपने जो प्रोड्यूसर हैं गौरव ताम्रकार जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के नेता नगरी में आपको केरल की अब तक की ग्राउंड रिपोर्टिंग के वीडियो दे दें, और उसके बाद जो और दिखेगा वो आपको दिखेगा। हम क्यों घबराएंगे? हमारा कोई एजेंडा थोड़ी है, हमें तो सत्य बताना है ना। जिनकी दुकानदारी लेफ्ट राइट सेंटर की चलती है वो चलाएं, हमें जो ज़मीन पे दिखेगा वो ज्यों का त्यों आपको बताया जाएगा। बाकी तमगे हैं वो बढ़ते रहें, उनकी ऐसी की तैसी। CBSE ने 12वीं के रिजल्ट घोषित किए। सौरभ बताएं 12वीं में उनके कितने नंबर थे? 12वीं के नंबर लाइफ के लिए कितने अहम हैं? ये प्रिंस त्यागी का सवाल है। दिस इज़ ट्रिकी। 12वीं में मेरे ऐसे ही होंगे 70-72% नंबर। मैथ्स में बहुत कम थे, 57 नंबर थे। फिज़िक्स में ऐसे ही 66-68 के लगभग नंबर होंगे। केमिस्ट्री में 70-72 के लगभग नंबर थे। हिंदी में अच्छे नंबर थे, इंग्लिश में अच्छे नंबर थे। ये 2 सब्जेक्ट मुझे पसंद थे, इसमें नंबर ठीक थे। हिंदी में मैं अपना स्कूल टॉपर भी था, इसके बावजूद मुझे BSc करनी पड़ी। 12वीं के नंबरों का कोई महत्व नहीं है, बस कुछ दिनों तक आपको रिश्तेदारों के ताने या सराहना मिलती है, और 12वीं के नंबरों के आधार पर अपनी ज़िंदगी को कतई तय मत करिए। ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ। जिस चीज़ में मन लग रहा है खूब हचक के, वो करिए, और उसे फिर पूरे मन से करिए। जैसे हमारा बड़ा मन लगता था लिटरेचर पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें पढ़ने में, लेकिन हमारे ज़माने में उस समय कानपुर में ह्यूमैनिटीज़ में अच्छे स्कूल नहीं थे। वरना इफ़ गिवन अ चांस, आज की तारीख मुझसे पूछा जाए तो मैं 10वीं के बाद से ही
ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देता है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो बहुत आनंद आता है हमको। तो अपने मन की करिए, किसी दबाव में मत आइए। किसी ने कह दिया सिर्फ इसीलिए बीटेक या नीट की तैयारी में मत जुट जाइए, तो कुछ नया एक्सप्लोर करिए। अगर आप में काबिलियत है, मेहनत कर सकते हैं, तो फिर रास्ता खोजेंगे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अच्छा हाँ, फिजिकल एजुकेशन भी था, उसमें प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर आए थे पूरे, पर फिर फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो गया था, तो रिटर्न में ऐसी मस्ती मार के आ गए थे। मैथ्स में हमारे सब टीचरों को लगता था कि मैं पक्का से फेल होऊंगा, दे वर मोर देन श्योर, पर अपन पास हो गए किसी तरह से। मयंक सचदेवा का सवाल है, सौरभ जब आप अमेरिका गए थे, आपको वहाँ के लोगों की कौन सी बात पसंद आई, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, आई हैड ग्रेट टाइम। बहुत सारे मेरे नए दोस्त बने। मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ में गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, येल और कोलंबिया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैं नहीं जा पाया, वहाँ पे एक ढाबा चलाते हैं JP सिंह साहब, उन्होंने बहुत प्रेमपूर्वक मुझे इनवाइट किया था, मैं अभी तक उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया हूँ, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से नेता नगरी के मंच से उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, इस वायदे के साथ कि मैं अगली बार जब भी न्यूयॉर्क आऊँगा, मैनहट्टन आऊँगा, तो मैं उनके पास ज़रूर आऊँगा। मैं नेता नगरी के दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग अमेरिका को लेके अगले 1 बरस में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में समय आने पर आपको बताया जाएगा। और यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने देखा कि वहाँ पे कैसे कितनी सुंदर उन्होंने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित की है, और सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप मेडिकल साइंस के साथ म्यूज़िक पढ़ सकते हो, आप रोबोटिक्स के साथ फिलॉसफी पढ़ सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पढ़ाई जाहिर सी बात है महंगी है, हर कोई वहाँ पे जैसे अपने यहाँ होता है कि 10+2 कर लिया तो फिर BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, वैसा वहाँ नहीं है। और अमेरिका में लोगों से मिला और वहाँ पे कैसे इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है वो देखा। भारत के लोग जो वहाँ बस गए हैं उनसे जाना समझा, सो बहुत मज़ा आया। इसीलिए मैंने इतने सारे मोबाइल से कच्चे पक्के वीडियो बनाए। आप में से कई लोगों ने शिकायत भी की ऑडियो ख़राब है, तो मेरे पास 2 ही विकल्प थे, साथ में तो कोई गया नहीं था, कि या तो जो कुछ दिख रहा है वो थोड़ा बहुत बना लें या फिर धप्पा हो जाए। सो आई रियली लाइक्ड US, एंड मैं चाहूँगा कि मैं बार बार उस देश में उसके अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए जाता रहूँ भारत से। पढ़ाने में भी मज़ा आया। अगला सवाल उत्सव गौतम, नीतीश कुमार विपक्ष के हर बड़े नेता से मिल रहे हैं, कभी भुवनेश्वर जाते हैं, कभी मुंबई, क्या इस बार 2024 का चुनाव ज़बरदस्त होने वाला है? नीतीश कुमार सबसे मिल रहे हैं, अच्छी फोटो ऑप्टिक्स भी पैदा हो रही है, लेकिन कुछ सॉलिड अभी निकला नहीं। कई लोगों ने कहा कि जो काम सोनिया गांधी कर सकती थी, लेकिन अपने स्वास्थ्य के चलते अब वो उतनी सक्रिय नहीं कर पा रही। खड़गे के पास शायद वैसी पॉलिटिकल करेंसी नहीं है नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में, तो नीतीश वो काम कर रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री जाके मिल रहे हैं। वो ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे से। तो एक थोड़ा पॉलिटिकल बज़ क्रिएट होती है कि पोस्ट 2024 इलेक्शन सिनेरियो में कुछ हो सकता है, लेकिन एक नेता के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल। नीतीश कुमार बिहार में उस कैपिटल को बुरी तरह से गंवा चुके हैं, ये हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था। उनसे ज़्यादा ताकतवर वहाँ पर तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी हैं, और वही 2 मेन प्लेयर हैं। प्रशांत किशोर एक और प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपकी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ इस बिना पर कि आप इतने लंबे समय तक अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए हुए हैं, आप कितने लोगों को साथ ला सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कई ऐसे बुजुर्ग नेता हैं, कभी ममता बनर्जी वो कोशिश करती हैं, कभी KCR करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल करते हैं, कभी शरद पवार करते हैं। तो ऐसे एक और ऐसी कोशिश के तौर पे मैं देखने जाऊंगा। 2024 का चुनाव निस्संदेह मज़ेदार होगा। लोकसभा का चुनाव हमेशा ही मज़ेदार होता है, और अच्छी बात यह है कि 1999 के बाद से लोकसभा अपने 5-5 बरस के कार्यकाल पूरा कर रही, जो कि हम 1989 से देख रहे थे। व्यवधान हो रहा था 89, 91, फिर 5 साल हुआ 96, लेकिन 96, 98, 99, फिर देखिए आप 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 3 चुनाव हो गए थे, 96, 98, 99। तो 2024 मज़ेदार होगा। जहाँ भी हम जाते हैं तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, आपने भी पूछ ही लिया। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवल, पूरे देश में घूम के लोगों के मसले समझना, कौन से पॉलिटिकल प्लेयर की क्या पोजीशनिंग है ये समझना। और उसके पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिज़ोरम में चुनाव हैं, उसकी कवरेज के लिए भी हम लोग ललायत हैं, और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि राजस्थान पर इतने विस्तार से बात की गई है। चलिए, ये थी जवाबदेही। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में 2 किताबें हैं। पहली ये हरमन हेस की किताब है। हरमन हेस बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित लेखक हैं,
नोबेल प्राइज़ विनर हैं और ये इनका क्लासिक है अंग्रेज़ी में। सिद्धार्थ हमारी एक दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में ही रहती हैं, टेक फील्ड में काम करती हैं, नेहा। उन्होंने हमें ये किताब तोहफे में दी थी अंग्रेज़ी में, फिर उसका हिंदी तर्जुमा भी मुझे मिल गया। और इसमें कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक नौजवान की और उसके दोस्त गोविंद की, जो गौतम बुद्ध से मिलते हैं और अपने तय निर्वाण हासिल करते हैं बहुत सारे विचलन के बाद। और उनकी गुरु कोई व्यक्ति नहीं बनता है, एक नदी बनती है। तो इस तरीके की ये रोचक कहानी है, बहुत मशहूर कहानी है अंग्रेज़ी पढ़ने वालों के बीच, तो इसको पढ़ने का इरादा है। दूसरा CSDS में अध्येता हैं हिलाल अहमद, जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़े, फिर DU से पढ़े, उसके बाद वो पढ़े लंदन में। सुदीप्तो कविराज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके अंडर में आपको सुदीप्तो कविराज के बारे में खोज के पढ़ना चाहिए और उनके पेपर्स, उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज भी। तो हिलाल अहमद ने ये किताब लिखी है अल्लाह नाम की सियासत, इसे सेतु प्रकाशन ने छापा है और बहुत ईमानदारी से लिखी गई किताब है, बहुत नई चीज़ें पता चलती हैं। वो इस किताब को समर्पित करते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के अपने अध्यापक मणिन्द्रनाथ ठाकुर को। और सुदीप्तो कविराज भी, जो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, देखिए कितनी मार्के की बात है। मेरे गुरु सुदीप्तो कविराज अक्सर कहते हैं कि भारत के अंग्रेज़ीदा विद्वानों की समस्या ये है कि वे अंग्रेज़ी के मानसिक प्रभुत्व को बरकरार रखने के चक्कर में अक्सर मौलिक चिंतन से दूर चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी अंग्रेज़ी तो लच्छेदार बनी रहती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वे कहना क्या चाहते हैं। प्रोफेसर कविराज की इसी सीख ने मुझे हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाषा को विचारों की मौलिकता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आगे का जो चैप्टराइजेशन है, मुस्लिम पहचान का आत्मसंघर्ष, मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ, इस्लाम क्या है, मज़हब या सियासत, हज़रत मोहम्मद कौन थे, इस्लाम की स्थापना और प्रसार, इस्लामी राज्य व्यवस्था का सिद्धांत, भारतीय इस्लाम क्या चीज़ है, दलित और पसमानदा मुस्लिम कौन हैं, फिर सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबू अला मौदूदी और मोहम्मद इकबाल के बारे में, फिर भारतीय इस्लाम की व्याख्याएं, गांधी के मुसलमान, हिंदुत्व के मुसलमान, सैयद शहाबुद्दीन के मुस्लिम इंडियंस, असगर अली इंजीनियर के सर्वहारा मुसलमान और मुशीरुल हसन के सेकुलर मुसलमान। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी उन्होंने। अपने छात्र जीवन में वामपंथी और गांधी प्रेरित समाजवादी आंदोलनों में मेरी सक्रियता, मेरा हिंदी निष्ठ होना, मेरा इस्लामिक कट्टरवाद और मुल्लावाद का खुला विरोध करना और मेरा कुरान और हदीस को भी बौद्धिक आलोचना के दायरे में लाने का वैचारिक आह्वान किसी भी तरह से सच्चे पक्के मुसलमान वाली छवि के साथ नहीं जुड़ता। इस प्रस्तावना के साथ वो दाखिल होते हैं, इस प्रस्तावना के साथ, और बड़ी कमाल की चचा गालिब की बात फरमाते हैं कि गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो नए नए विचारों की तरफ जाने का सिलसिला बना रहे। एक वेब सीरीज़ आई है अमेज़ॉन पे दहाड़ के नाम से, जिसमें विजय वर्मा हैं, गुलशन देवैया हैं, हमारा प्यारा क्रिटिकल गुल्लू ट्विटर पर एक्टिव, जिनको हमने कहा है कि कभी आप दिल्ली आएँ तो ललन टॉप ज़रूर आएँ और हमारे साथ बैठकी करें। इसके अलावा इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी हैं और सोहम शाह भी हैं। तो इस सीरीज़ के बहुत चर्चे सुन रहा हूँ, तो इसको देखने का इरादा है। डिप्लोमेट के बारे में मैंने आपसे पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, उसको देख डाला, वो नेटफ्लिक्स पे थी, वो भी कमाल है। और इसके अलावा एक और सीरीज़ है जिसको रेकमेंड किया है हमारी साथी मेघना ने, बीफ के नाम से, एक कोरियन सीरीज़ है, 2 लोगों के टकराव की कहानी है, तो उन्होंने रेकमेंड की है, आप बताइए अगर आपने देखी हो। और फिलहाल के लिए इतनी, अपना ड्योढ़ा चलता है, जब किताबें पढ़ता हूँ तो देख नहीं पाता हूँ, जब देखता हूँ तो नहीं पढ़ पाता हूँ। तो फिलहाल किताबों की तरफ वापस लौटा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कैनेडी बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि अनुराग कश्यप ललन टॉप आते हैं, हमने उसका पहला कट देखा है, तो बहुत नए तरह की फिल्म है, उसके ट्रेलर को लेके, टीज़र को लेके बज़ भी अच्छा खासा है, तो उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। नेता नगरी में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।